ज़्यूस से लेकर पोसाइडन तक, एरीज से हर्मीज तक, अथीना से पेंडोरा तक, यहाँ तक कि सुजुनु और त्सुकुयोमी जैसे जापानीज गॉड्स, ओडिन जैसे नॉर्स गॉड्स और क्रोनोस तक। और इनके अलावा भी बहुत सारे गॉड्स ने एक ही चीज ट्राई की, अर्थ को बचाना और इसके पास्ट और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना। द टावर हमारी दुनिया पर एक ऐसा थ्रेट था जिसका मकसद इंसानियत का पूरी तरह से अंत करना था। हर युग और टाइम के गॉड्स और हीरोज ने एक साथ मिलकर दुनिया को एक अनजान खतरे से बचाने का डिसीजन लिया, जिन्हें आउटर गॉड्स कहा जाता था। ये ऐसे क्रीचर्स थे जो किसी और जगह से आए थे, शायद दूसरे प्लैनेट्स या गैलेक्सीज से, जिन्हें किसी वजह से अर्थ के बीइंग से खतरा महसूस हो रहा था। इसलिए सभी गॉड्स एक साथ आगे बढ़े ताकि इस सो कॉल्ड टावर को डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन आखिरी रन से सिर्फ एक आदमी जिंदा वापस आया, अकेला वही जो इंसान होने के बावजूद गॉड्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा और जो टावर में सबसे आगे तक गया, किम युआन, और वो एक खबर लेकर आता है। सब मारे गए। हंटर्स में से एक पूछता है, क्या मर्लिन, असुरा और विष्णु भी मारे गए? और किम जवाब देता है, हाँ। सन वुकोंग अपने स्टाफ को जमीन पर पटकता है और चिल्लाता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हरक्यूलिस उस मौत की कगार पर खड़े इमॉर्टल से कहता है कि वो बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर आउटर गॉड्स के सामने उसकी एक न चली। यहां तक कि उस जैसा ओलंपस का हीरो भी उनके सामने कोई चांस नहीं रखता था। वहां मौजूद हर कोई इस बात से डरा हुआ था कि उनकी करंट पोजीशन जल्दी ही ढूंढ ली जाएगी, और सब तब तक वाइप आउट हो गए जब तक एक अजीब सा ऑर्ब जमीन पर नहीं गिरा। वुकोंग पूछता है कि ये क्या है। किम बताता है कि ये फूलिश कियोस था, उन्हीं आउटर गॉड्स में से एक, और उनमें से एक को हराने के बाद अब वो श्योर है अर्थ के लोग, जिन्हें इनर्स कहा जाता था, उन आउटर्स को नहीं हरा सकते थे। उसने आखिरकार एक तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी क्रोनोस अपीयर होता है और कहता है कि एक रास्ता अभी भी है, पुरानी वर्ल्ड लाइन में वापस जाना और सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना। एक ही प्रॉब्लम थी, जिस दुनिया में वो वापस जाएगा वहां क्रोनोस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये उसके लिए सब कुछ वहां से शुरू करने की कीमत थी जहां से सब शुरू हुआ था। लेकिन वो सबको बताता है कि उसके जिंदा रहने का यही रीजन है। अगर पॉसिबल हो तो चीजों को यहीं खत्म करना बेहतर होगा। लेकिन आखिरी चांस आ चुका था। किम फिर पूछता है कि वापस कौन जा रहा है, और अचानक हर गॉड उसकी तरफ देखने लगता है। वो पूछता है कि सन वुकोंग क्यों नहीं, जिसका जवाब देते हुए वुकोंग कहता है कि ये लड़का टावर में एंटर करने वाले आखिरी लोगों में से था, फिर भी उसने किसी भी और से ज्यादा जल्दी अडेप्ट किया। हरक्यूलिस उसे याद दिलाता है कि अपर फ्लोर्स के बीइंग्स इस बात में रिस्ट्रिक्टेड हैं कि वो कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ वही जो बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करे उसके पास डिफरेंस क्रिएट करने का एक रियल चांस है। गॉड्स अब जानते हैं कि उनका रिलेशन अब पहले जैसा नहीं रहेगा और उसके आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर इन गॉड्स के खिलाफ जीतने का किसी के पास चांस है तो वो सिर्फ वही है, और किम के पास ये कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि इनके पास सच में कभी शब्दों की कमी नहीं होती। इसके साथ ही क्रोनोस की क्लॉक घूमती है और टाइम खुद को रिवाइंड करना शुरू कर देता है। जैसे ही सब कुछ लाइट में फेड होता है, किम कंफ्यूज होकर अपने हाथों को घूरता है। उसकी बॉडी अजीब तरह से भारी थी और उसकी पूरी आर्केन पावर जा चुकी थी। उसने सोचा था कि उसकी पुरानी बॉडी वापस आएगी, लेकिन अचानक उसके ख्यालों के बीच एक मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। वो ब्लॉन्ड बुली इस बात से इंप्रेस था कि किम ने उस पंच को सच में झेल लिया, लेकिन किम पूरी तरह कंफ्यूज था। वो शायद ही जानता था कि ये बंदा कौन है, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी शर्ट्स देखकर उसे याद आता है कि वो कहाँ है। जैसे ही वो ब्लॉन्ड लड़का दोबारा पंच मारता है, किम डॉज करते हुए पूछता है कि आज कौन सा दिन है। वो बंदा अपना आपा खो बैठता है और उसे चुप रहने को कहता है, सिर्फ किम के हाथों अपनी चिन पर एक जोरदार बॉम्ब खाने के लिए, जबकि किम बस ये सोच रहा था कि ट्यूटोरियल शुरू होने में अभी कितना टाइम बचा है। फिर उसे याद आता है, ये आज ही शुरू हो रहा है। ट्यूटोरियल शुरू होने में उसके पास 9 घंटे बचे हैं। डेट है December 31, 2019, रात 8 o'clock बजे। वो होंगडे में है। उस वक्त ये जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी। वो ब्लॉन्ड बुली वापस मार खाने के बाद आग बबूला हो जाता है। आसपास इतने लोग थे कि वो अपने दोस्तों को स्पॉट भी नहीं कर पा रहा था। एक पल बाद उसके दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं और बुलाते हुए पूछते हैं कि उसने इतना टाइम क्यों लगाया। ये किम को याद दिलाता है कि वो कैंपस क्यों गया था, सिर्फ इस बेवकूफ की कुटाई खाने। लेकिन पहली बार किम ने पलटकर वार किया था। उसने यहां तक कहा कि अब उसे वो याद आ गया है, और उसे एक पैथेटिक लूजर बुलाया जो छुट्टियों के दौरान सिर्फ झगड़ा करने के लिए कैंपस आया था। जमीन पर पड़े हुए बुली को याद आता है कि किम ने कहा था कि वो इससे भी बुरे का हकदार है, लेकिन उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। बुली सोचता है कि किम पागल हो गया है, ऐसी बातें कर रहा है जो उसकी समझ से बाहर थी, और कसम खाता है कि वो उसे इसकी कीमत चुकाएगा। बाद में वो अपने दोस्तों से झूठ बोलता है, शेखी बघाड़ते हुए कि उसने किम को इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो शायद अब हॉस्पिटल में होगा। उनमें से एक मजाक करता है कि अगर वो उसे ऐसे ही पुश करते रहे तो वो शायद सुसाइड कर लेगा। बुली श्रग करते हुए कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उसकी कमी किसी को महसूस नहीं होगी। फिर वो पूरी रात पीने में निकाल देते हैं जब तक सब टल्ली नहीं हो जाते। एक पॉइंट पर कोई टाइम चेक करता है, रात के 11:50 हो रहे हैं। किम वापस आता है और देखता है कि स्ट्रीट अभी भी भरी हुई है। दूर कहीं बुली का ग्रुप पार्टी कर रहा है, 2020 के आने का वेट कर रहा है। वो एक और राउंड के लिए जाते हैं और बुली उनसे जल्दी करने को कहता है इससे पहले कि वो ज्यादा नशे में हो जाए। फिर वो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि मिडनाइट करीब है। उसके दोस्तों में से एक अचानक किसी को आते हुए देखता है और किम की तरफ इशारा करता है, वही लड़का जिसके बारे में बुली क्लेम कर रहा था कि उसने उसे तबाह कर दिया है। किम एक बड़ा सा बैग कैरी करते हुए भीड़ के बीच से चलता आ रहा था। एक दोस्त मजाक करता है कि किम तो बिल्कुल ठीक लग रहा है उस इंसान के हिसाब से जो सपोजिटली अधमरा था, और पूछता है कि उस बैग में क्या है। वहीं पर बुली का झूठ पकड़ा जाने लगता है। सबको रियलाइज होने वाला था कि असल में पिटा वही था, और इस बात से उसका खून खौल उठता है। तो आखिरकार वो अपना मूव बनाता है। वो गुस्से में किम के पीछे जाता है और अपने दोस्तों को आने को कहता है ताकि चारों मिलकर उस पर अटैक कर सकें। किम रुकता तक नहीं है, वो बस उनके पास से निकल जाता है और बुली उसे आवाज लगाता है, रुकने को कहता है।
किम पीछे मुड़ता है, उसके चेहरे की तरफ देखता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। फिर वो पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। आसपास के लोग नोटिस करने लगते हैं कि वहाँ लफड़ा होने वाला है। किम उन सबको इग्नोर करता है और अपनी वॉच उतार देता है। वो उन चारों लड़कों से कहता है कि ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुकी है, इसलिए उन्हें अपने आखिरी 3 मिनट एंजॉय करने चाहिए। उसके बाद हेल शुरू होगा। फिर वो अपनी वॉच जमीन पर फेंक देता है। बुली आगे बढ़ता है, उसे गालियां देता है और बकवास बंद करने को कहता है, लेकिन किम बस अपना बैग खोलता है। जैसे ही बैग खुलता है, बुली की हालत पतली हो जाती है। अंदर नाइफ से भरा एक बैकपैक था और उसके दोस्तों को तुरंत लगता है कि किम पागल हो चुका है। अब वो बुरी तरह डर गए थे और बुली से भीख मांगते हैं कि वो तुरंत माफी मांग ले। वो ग्रुप जल्दी से पीछे हट जाता है, अपनी गलती मानता है और किम से इस बात को जाने देने को कहता है, लेकिन किम एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है। सब उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि ये बस एक बेवकूफी भरा मजाक था और बुली शर्मिंदा है। वो इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि ये जगह कितनी क्राउडेड है, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या आने वाला है। फिर वो बैग को किक मारता है, जिससे वेपन्स उस ग्रुप की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद वो रुकता है और काउंटडाउन शुरू करता है, ये जानते हुए कि अब ये शुरू होने वाला है। सिर्फ 1 सेकंड बचा था। वो आखिरी सेकंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जनवरी 1, 2020 की मिडनाइट आती है। अचानक सबको अपने दिमाग में एक क्रशिंग प्रेशर और कानों में एक तेज रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। उसी वक्त पूरी सिटी लाइट के बीम्स और ग्लोइंग पिंक मार्किंग से कवर हो जाती है। एक ग्रिन के साथ किम बुली से कहता है कि उसके 3 मिनट्स खत्म हो गए। वेलकम टू हेल। बुली को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है। सेक्टर 20131, टोटल पॉपुलेशन 12,014। सिस्टम अनाउंस करता है कि ट्यूटोरियल अभी शुरू हो रहा है। पहला टेस्ट सर्वाइवल है। उन्हें एक ज़ॉम्बी होड के बीच जिंदा रहना होगा। ये पहला ट्यूटोरियल 30 मिनट्स तक चलेगा। उसके बाद हर एक ज़ॉम्बी गायब हो जाएगा। फिर हजारों ज़ॉम्बीज एक साथ अपीयर होते हैं। लोग पैनिक करने लगते हैं, ये सोचते हुए कि क्या ये रियल है, लेकिन किम को पहले से पता था कि ये रियल है और वो बहुत बड़ी तादाद में है। वो समझता है कि ये नंबर इतना ह्यूज क्यों है। ट्यूटोरियल की डिफिकल्टी हर सेक्टर की पॉपुलेशन के हिसाब से स्केल होती है, इसलिए ऐसी क्राउडेड जगह पर सेटअप उतना ही ब्रूटल मिलता है। यहाँ का बैलेंस सर्वाइवर्स के पूरी तरह खिलाफ था। बिना किसी हेजिटेशन के किम अपनी स्टेटस विंडो खोलता है। वो पहले भी ये कर चुका है। उसे ये भी पता है कि कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि पूरी सिटी अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड हो चुकी है। उसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री से एक पुरानी नाइफ निकालता है। वो जानता है कि ये पूरी जगह अब एक ब्लड बाथ में बदलने वाली है। सिस्टम सबको बताता है कि वो अब अपने स्टैट्स चेक कर सकते हैं। सिस्टम लोगों को स्टार्टिंग गियर देता है, पर उसमें से मोस्टली ट्रैश था। किसी अनलकी बंदे को ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए बस एक हथौड़ा मिलता है। किम सिस्टम द्वारा दी गई यूजलेस नाइफ को फेंक देता है। पहले फर्स्ट ट्यूटोरियल को सर्वाइव करना उसके लिए काफी था, पर अब नहीं। इसलिए वो अपने बैग से एक नाइफ निकालता है और प्रैक्टिस किए हुए हाथों से उसे रेडी करता है। उस धारदार ब्लेड को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि वो कत्ले आम शुरू करने के लिए तैयार है। फिर वो फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। पहला ज़ॉम्बी रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि उसका ब्लेड एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। तुरंत सिस्टम अनाउंस करता है कि वो इस एरिया में ज़ॉम्बी मारने वाला पहला इंसान है और उसे 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है। ये किल उसे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस भी देता है और वो तुरंत लेवल अप हो जाता है। लेवल अप होते ही उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होता है। उसकी बॉडी पहले से हल्की हो जाती है और किम आगे बढ़ता रहता है। अपने रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को काटता चला जाता है। उसका लेवल भी तेजी से बढ़ रहा था। उसका एक भी स्विंग बेकार नहीं जा रहा था। हर हिट एक किल था। सिर हवा में उड़ रहे थे। दूर से देख रहे लोगों को लगने लगता है कि ज़ॉम्बी जरूर वीक होंगे, क्योंकि किम इतनी आसानी से उन्हें फाड़ता जा रहा था। वो अपनी हिम्मत जुटाते हैं और वो भी लड़ने घुस जाते हैं। एक एक्स्ट्रा बंदा जोश में आ जाता है और एक ज़ॉम्बी पर चार्ज करता है। वो अपनी पूरी ताकत से अपना वेपन उस पर मारता है। उसे लगता है कि ये हिट उसे फिनिश कर देगा, पर इसका कोई असर नहीं होता। ज़ॉम्बी की स्किन बहुत टफ थी और ब्लेड मुश्किल से ही अंदर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। किम उसके बिल्कुल बगल में इतनी आसानी से उनका सफाया कर रहा था। फिर केओस के बीच एक तेज चीख सुनाई देती है। किम पलट कर देखता है और एक ज़ॉम्बी को उस आदमी की नेक पर काटते हुए देखता है। ये देखकर उस आदमी को रियलाइज होता है कि नॉर्मल स्ट्रेंथ काफी नहीं है। किम खुद को समझाता है कि ज़ॉम्बी स्लो और वीक है, पर उन्हें मारना मुश्किल है। शुरू में उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। अकेला एक ज़ॉम्बी कुछ नहीं कर सकता, पर उनका पूरा ग्रुप डेडली होता है। वो जानता है कि कुछ लोग सर्वाइव करेंगे और टावर में ऊपर चढ़ना जारी रखेंगे, पर बहुत सारे लोग बच नहीं पाएंगे। किम एक और ज़ॉम्बी पर अटैक करता है, पर इस बार उसका अटैक काम नहीं करता। अनॉयड होकर वो उसे झटक देता है और रियलाइज करता है कि उसके ब्लेड की कोटिंग उतर चुकी है, इसलिए वो अपना बैग दोबारा खोलता है। ज़ॉम्बी स्टफ जरूर है, पर उनकी एक वीकनेस होती है। वो पहले जैसी एक और बॉटल निकालता है और उसे हवा में उछालता है। फिर वो उसे काटकर अपने नाइफ पर उस लिक्विड को दोबारा कोट कर लेता है। ये चीज उसे उसके पहले ट्यूटोरियल रन की याद दिलाती है। उस वक्त वो एक ऐसे कमजोर आदमी से मिला था जिसमें कोई टैलेंट नहीं था, पर किस्मत उसके साथ थी। वो एक नमक की फैक्ट्री में काम करता था और इत्तेफाक से उसके पास नमक था, और इस तरह किम ने ये सीखा। सॉल्ट ज़ॉम्बीज की वीकनेस है, इसे ब्लेड पर रगड़ो या उन पर फेंको और वो जल्दी मर जाते हैं। जल्द ही किम कुछ अजीब कर दिखाता है। वो 10 मिनट से भी कम टाइम में 100 ज़ॉम्बीज को मार देता है। उसे 3 अनअसाइंड स्टैट पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है, जिन्हें वो कहीं भी यूज कर सकता है। सिस्टम हमेशा की तरह इसको एक्सप्लेन करते हुए नोटिस देता है। उस कत्लेआम के बीच खड़ा किम शॉक्ड था। उसे नहीं पता था कि ट्यूटोरियल बोनस अनअसाइंड पॉइंट्स भी दे सकता है। एक सेकंड के लिए वो उन्हें अभी यूज करने के बारे में सोचता है, पर वो जानता है कि आगे क्या आने वाला है, इसलिए वो उन्हें सेव कर लेता है। उसे सिर्फ ज़ॉम्बीज मारने के लिए एक्स्ट्रा स्टैट्स की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फेज में सिर्फ 10 मिनट बचे होने पर किम डिसाइड करता है कि वो सबसे बड़ा पैक ढूंढेगा। उसे कहीं और से एक मैसिव ज़ॉम्बी क्राई सुनाई देती है और वो उस तरफ निकल पड़ता है, ये जानते हुए कि वहां एक बड़ा क्राउड जमा होगा।
उस जगह पर पार्क सिर्फ एक ज़ॉम्बी के खिलाफ बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह स्मैश होने के बावजूद वो चीज उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसे दर्द महसूस नहीं होता था। पार्क इसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो एक ही ज़ॉम्बी के सामने बुरी तरह फंसा हुआ था, जबकि किम उन्हें एक के बाद एक सिंगल हिट में मार रहा था। उसे लगता है कि किम का सीक्रेट उसका वेपन होगा और सोचता है कि अगर उसके पास किम का ब्लेड होता तो उसने अब तक दर्जनों गिरा दिए होते। तभी पार्क के सामने वाला ज़ॉम्बी अजीब तरह से ट्विस्ट होने लगता है और एक और जोर की चीख निकालता है। पार्क उससे किक मारकर दूर करता है। उसके दोस्त भाग कर आते हैं, पर सिचुएशन पहले से भी बुरी लग रही थी। वो घिर चुके थे। ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज करीब आते जा रहे थे। वो चाहे जितने भी मारते, उनकी गिनती बढ़ती जा रही थी। पार्क पूछता है कि क्या किसी को पता है किम कहां गया, क्योंकि उसके पास रहना ही उनके जिंदा बचने का इकलौता चांस हो सकता था। पार्क पीछे मुड़कर देखता है और ज़ॉम्बीज के रिंग को छोटा होते देखता है। वो बस यही सोच रहा था कि किम कहां है। उसने एक सेकंड के लिए नजर हटाई और अब वो सब उसके बिल्कुल ऊपर थे। उसके पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं बचा था। आखिरी सेकंड में वो किसी तरह एक पर स्ट्राइक करता है, पर ज़ॉम्बी की टफ स्किन नहीं कटती और आखिरकार पार्क का वेपन टूट जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि वो रियल ट्रबल में है। जैसे ही पूरी मॉब करीब आती है, वो सोचने लगता है कि ये एंड है। वो खुद को बचाने के लिए कर्ल अप हो जाता है। तभी कुछ अजीब होता है। ज़ॉम्बीज पिघलने लगते हैं। वो अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास के सभी ज़ॉम्बीज को डिसॉल्व होते हुए देखता है। उसका एक दोस्त चिल्लाता है कि आसमान से उन पर कुछ गिर रहा है। पार्क ऊपर देखता है और ज़ॉम्बी होठ पर एक पतली सफेद डस्ट गिरती हुई देखता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसमें से थोड़ा सा कैच कर लेता है। फिर किसी वजह से वो उसे टेस्ट करता है और रियलाइज करता है कि ये सॉल्टी है, ये नमक है। किम छतों पर था, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप कर रहा था और नीचे ज़ॉम्बीज पर नमक की बारिश कर रहा था। जैसे ही वो टच करते ही पिघलते हैं, उसका लेवल तेजी से शूट अप होता है। वो सोचता है कि इतना सारा नमक कैरी करना टोटली वर्थ इट था। उसका लेवल तेजी से बढ़ता रहता है। अपना आखिरी नमक खत्म करने के बाद वो एक और छत पर लैंड करता है। ठीक उसी वक्त पहला ट्यूटोरियल खत्म हो जाता है। 12,014 लोगों में से सिर्फ 47 लोग जिंदा बचे थे। सिस्टम परफॉर्मेंस के बेस पर रिवॉर्ड्स बांटने लगता है और किम को इनक्रेडिबल 1427 पॉइंट्स मिलते हैं। ऊपर से उसे बोनस स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं, 1 स्ट्रेंथ, 2 वाइटैलिटी और एक और अनअसाइंड पॉइंट। क्योंकि वो उस सेक्टर का एमवीपी है, उसे 500 पॉइंट्स और मिलते हैं और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ था। सिस्टम कहता है कि उसने कुछ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अचीव किया है और उसे 1000 पॉइंट्स और देता है। किम कंप्लीटली स्टन्ड था क्योंकि रिवॉर्ड विंडोज पॉपअप होती जा रही थी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्यूटोरियल इतना बड़ा पे आउट देगा। उसे टोटल 3000 से ज्यादा पॉइंट्स मिले थे। जब उसने पहली बार ये फेस क्लियर किया था, तब उसे सिर्फ 10 पॉइंट्स मिले थे। इसका मतलब इस रन ने उसे 300 गुना ज्यादा पॉइंट्स दिए थे और पहले ट्यूटोरियल के हिसाब से ये बहुत ह्यूज था। सिस्टम बिना टाइम वेस्ट किए अनाउंस करता है कि दूसरा ट्यूटोरियल तुरंत शुरू होगा। कोई ब्रेक नहीं। किम याद करने की कोशिश करता है कि आगे क्या आने वाला है। तभी अचानक सबके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ये सुनकर किम चौंक जाता है। बाकी सभी लोग भी शॉक्ड थे। वो आवाज उन्हें सर्वाइव करने पर कंग्रेचुलेट करती है, पर थोड़ी एम्बैरेस लग रही थी कि इस सेक्टर में इतने सारे लोग बच गए। प्लेयर्स पूछने लगते हैं कि कौन बोल रहा है और क्या बाकियों को भी ये सुनाई दे रहा है। वो आवाज कहती है कि उसके पास सबके लिए एक अनाउंसमेंट है। हालांकि ये सेकंड ट्यूटोरियल के बाद आनी थी। किम समझ जाता है कि ये सिस्टम का एक लैकी है। स्पीकर कहता है कि यहाँ किसी ने बहुत तेजी से लेवल अप किया है और बहुत सारे पॉइंट्स अर्न किए हैं। इस वजह से उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अब पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। प्लेयर्स पैनिक करने लगते हैं। उन्हें लगा था कि वो अब घर जाएंगे, पर लैकी क्लियर कर देता है कि आगे और भी ट्यूटोरियल्स हैं। फिर वो बताता है कि पॉइंट्स को खर्च करने के 2 मेन वेज हैं। पहला है शॉप, जो हर तरह के आइटम्स बेचती है। दूसरा है दूसरे प्लेयर्स के साथ पॉइंट्स ट्रेड करना। ऐसा करने के लिए 2 लोगों को बस फिजिकली कांटेक्ट करना होता है और पॉइंट्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। किम ये सब पहले से जानता है। पॉइंट्स किसी इंसान को गॉड बना सकते हैं और शॉप इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब से सब कुछ पॉइंट्स और लेवल्स की लड़ाई बन जाएगा, जिसका मतलब है चीजें और मुश्किल होती जाएंगी। उसके बाद वो स्मग लैकी पूछता है कि क्या सबने इस छोटे से ब्रेक को एंजॉय किया। फिर वो सेकंड ट्यूटोरियल शुरू करता है और सेक्टर के बीच में एक येलो सर्कल अपीयर हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि हर सेक्टर के सेंटर में एक सेफ जोन बनाया जा रहा है। वो सबको उसके अंदर आने को कहता है और ऐड करता है कि हर सर्वाइवर को हर 3 घंटे में 100 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर सिस्टम कलर चेंज करता है और अनाउंस करता है कि दूसरा ट्यूटोरियल शुरू हो चुका है। सेफ जोन बनता है, जिसके अंदर 2 रिंग्स थी। बाहर के लोग तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एक बंदा अपने दोस्त का कंधा पकड़ता है और उसे सेफ जोन की तरफ भागने को कहता है। वहीं वो ब्लॉन्ड बुली पैनिक कर रहा था, अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कोई उससे पूछता है कि क्या उसने उनके मिसिंग फ्रेंड को देखा है और ब्लॉन्ड बुली जवाब देता है कि उसे नहीं पता। उसे लगता है कि वो बंदा मर चुका है। तो उनका 4 का ग्रुप अब बस 3 का रह गया था। ब्लॉन्ड बुली इधर उधर देखता रहता है और जब उससे पूछा जाता है कि वो क्या ढूंढ रहा है, तो वो बात को टाल देता है। फिर तीसरा दोस्त कहता है कि उसे किम भी नजर नहीं आ रहा और वो सोचता है कि शायद वो भी मारा गया। पहला बंदा कहता है कि किम किसी मॉन्स्टर की तरह लड़ रहा था, तो वो डेफिनेटली ठीक होगा। और जब ब्लॉन्ड बुली एरिया को स्कैन करता रहता है, तो आखिरकार उसे किम नजर आ जाता है। वो उसकी तरफ भागता है, लोगों को हटने के लिए चिल्लाते हुए। उसका दोस्त चिल्लाता है कि सेफ जोन दूसरी तरफ है, पर ब्लॉन्ड बुली को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किम से बात करना चाहता है। जब वो पास पहुंचता है, तो वो किम के कंधे को पकड़कर उससे कहता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, सेफ जोन उनके पीछे है। क्या वो भूल गया? वो किम पर अपने साथ आने का जोर डालता है, ये कहते हुए कि वो एक वेटरन है और उसकी हिफाजत करेगा। पर असल में वो बस ये सोच रहा था कि किम के आगे पीछे रहने से वो ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा। किम उस पर शायद ही एक नजर डालता है और कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है। उसे कहीं और जाना है
और वो अकेला रहना चाहता है। वो इस बंदे के क्लोज कभी था ही नहीं और यहां तक कि वो उसे पसंद भी नहीं करता था। उसी वक्त किम उस ब्लॉन्ड बुली का हाथ अपने कंधे से हटाता है और उसे एक वार्निंग देता है। अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो वो दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं रह सकता, उसे अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करना होगा। फिर वो उसे पीछे घूमकर सेफ जोन में वापस जाने को कहता है। तब जाकर किम उसके चेहरे की तरफ देखता है और ऐड करता है कि उसे अपनी औकात में रहना चाहिए। एक इडियट कहलाना उस ब्लॉन्ड बुली के गुस्से को भड़का देता है। वो गुस्से में पलटकर जवाब देता है, पर किम तब तक आगे बढ़ चुका था और वहां जा रहा था जहां उसे जाना चाहिए था। ब्लॉन्ड बुली गुस्से से उबल रहा था, अपने मन ही मन किम को गालियां दे रहा था। उसके बाद वो सेफ जोन में चला जाता है, पर उसका तीसरा दोस्त इतना लकी नहीं था। वो उसके चारों तरफ बनी बैरियर से टकराता है। बाहर से वो चिल्लाता है कि ये ब्लॉक हो चुका है और कहता है कि वो अंदर नहीं आ सकता। वो ब्लॉन्ड बुली को पीछे मुड़ने के लिए आवाज लगाता है और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि सेफ जोन अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। 2038 आउट ऑफ 2038, अब कोई और अंदर नहीं जा सकता और सिर्फ एक बंदा बाहर निकल सकता है। सेफ जोन की लिमिट सर्वाइवर्स की तादाद का ठीक आधा थी। उसी वक्त सेफ जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे एक ड्वार्फ को एक क्रीचर जमीन के अंदर खींच लेता है जो ठीक उसके नीचे से निकलता है। बुली घूर कर देखता है और हकलाते हुए बोलता है, वो वहां क्या है? और भी मॉन्स्टर्स जमीन से बाहर आ रहे थे और लोगों को फाड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर एक स्वॉर्ड पूरी ब्रुटैलिटी के साथ एक अंडरग्राउंड मॉन्स्टर पर स्लैम होती है। किम पहले ही अपने पहले शिकार को ढेर कर चुका था। उसके चारों तरफ लोग मदद के लिए चीख रहे थे और जो कुछ हो रहा था उस पर पैनिक कर रहे थे। किम समझ जाता है कि यह शुरू हो गया है। सेकेंड वेव यहां थी। सिस्टम उसे उस सेक्टर में पहला डार्कलिंग मारने पर कांग्रेचुलेट करता है। उसे 300 पॉइंट्स और 2 बोनस स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। फिर उसके स्टैट्स बढ़ना शुरू होते हैं। कॉन्शियसनेस, स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी सभी एक एक पॉइंट बढ़ जाते हैं। किम फिर दिखाता है कि इन अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स को स्पॉट कैसे करना है। वो बताता है कि पहला स्टेप है अपनी आंखें बंद करना और अपने बाकी सेंसेस के साथ फोकस करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जमीन के हिलने को महसूस कर सकते हो और जो आवाजें वो करते हैं उन्हें सुन सकते हो, जिससे उन्हें ट्रैक करना आसान हो जाता है। किम फोकस करता है और अपने पैरों के नीचे एक फेंट वाइब्रेशन कैच करता है। नीचे से कुछ आ रहा था। जब जमीन का हिलना तेज होता है, चार्ली को पता चल जाता है कि वो डार्कलिंग बाहर आने वाला है, इसलिए वो हवा में ऊंचा जंप करता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ नीचे आता है और उसके सिर को क्रश कर देता है। उसके बाद सब सिंपल था। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक साइड कट करता है, फिर दूसरी साइड उस वर्म को 2 हिस्सों में चीर देता है। ये दूसरा किल था। सिस्टम चार्ली को अलर्ट करता है कि वो दोबारा लेवल अप हो गया है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और परसेप्शन और बढ़ जाती है। वो बहुत खुश था। सिर्फ 2 को मारने के बाद नया लेवल रीच करने का मतलब था कि ये ग्राइंड जल्दी ही बड़ा पे ऑफ देने वाली है। जैसे ही उन डार्कलिंग्स का आना बंद होता है, चार्ली सबवे में और अंदर गहराई तक चला जाता है। वो यही सोच रहा था कि अगर वो ऐसे ही लगा रहा तो वो एक ह्यूज नंबर में स्टैट पॉइंट्स कलेक्ट कर लेगा। एक पल बाद वो सबवे के पहले लेवल पर पहुंच जाता है। उसे पता है कि ये डार्कलिंग जमीन के अंदर रहते हैं, टनल्स बनाते हैं और अपने नेस्ट्स कहीं नीचे छुपाते हैं, और वही वो ढूंढने का प्लान बनाता है। चार्ली बताता है कि ये सबवे एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड है क्योंकि ये पहले से ही अंडरग्राउंड है। उसके ठीक आगे दर्जनों डार्कलिंग्स नीचे वेट कर रहे थे। उसी वक्त सिस्टम अनाउंस करता है कि चार्ली को एक सीक्रेट डंजन मिल गया है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 100 पॉइंट्स और मिलते हैं। चार्ली को डार्कलिंग्स का नेस्ट ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो जोश में आ जाता है, अपना वेपन घुमाता है और कहता है कि अब जब उसे उनका नेस्ट मिल गया है तो उन्हें हंट करना आसान होगा। वो इस पूरी जगह का सफाया करने वाला है। फिर प्रोटैगनिस्ट अपने लिए एक गोल सेट करता है, लेवल 20 तक पहुंचना। ये उसका पहला टारगेट था। एक डार्कलिंग चीखने लगता है, पर यह दर्द की चीख थी। प्रोटैगनिस्ट की स्पीड कम नहीं होती। वो उनके बीच से चार्ज करता हुआ निकलता है और उस पूरी जगह को एक ब्लड बाथ में बदल देता है। वो जहां भी जाता है ग्रीन ब्लड हर तरफ स्प्रे होता है। चार्ली बड़ी आसानी से डार्कलिंग्स को काट रहा था, उन्हें एक के बाद एक गिरा रहा था। तभी अचानक एक डार्कलिंग के अंदर से एक गोल ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। ये तुरंत प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींच लेता है। उसे देखते ही वो समझ जाता है कि ये वैल्यूएबल है और वो खुद को बेहद लकी महसूस करता है। उसने सेकंड ट्यूटोरियल में ऐसी चीज मिलने की उम्मीद नहीं की थी, तो अब उसके पास उन्हें मारने का एक और बड़ा रीजन था। जब वो उसे उठाकर चेक करता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी सोच से भी ज्यादा बेहतर आइटम है। इसकी वजह से इन डार्कलिंग्स को हंट करना और भी ज्यादा वर्थ इट हो गया था। उस फियर को पकड़े हुए चार्ली डार्कलिंग्स की तरफ देखता है और माफी मांगता है, पर अब वो उन्हें मारने के लिए इतना मोटिवेटेड था कि वो उन्हें मारना नहीं रोक सकता था। वहीं ऊपर डार्कलिंग सब कुछ खा रहे थे। सेफ जोन के अंदर के लोग डर के मारे ये सब देख रहे थे। फिर पहले 3 घंटे बीत जाते हैं। सबको 100 पॉइंट्स मिलते हैं और हर तरफ सिस्टम विंडोज पॉपअप होने लगती हैं। लोग सोचने लगते हैं कि क्या 100 पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉइंट्स बेसिकली इस ट्यूटोरियल की करेंसी है। पर सिस्टम के पास एक और ट्विस्ट था। वो अनाउंस करता है कि रेड जोन डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और सेफ जोन की लिमिट 2038 लोगों से घटकर 1500 हो जाएगी। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि अगर सेफ जोन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भरा हुआ तो लोगों को रैंडमली बाहर निकाल दिया जाएगा। एक के बाद एक लोगों को सेफ जोन से बाहर फेंका जाने लगता है। उन्हें बिना किसी वार्निंग के बाहर निकाल दिया जाता है और डार्कलिंग्स तुरंत उन पर झपटे पड़ते हैं। एक बंदे को ठीक एक डार्कलिंग के सामने फेंक दिया जाता है और वो इसका पूरा फायदा उठाते हुए उसे खा जाता है। जिसे भी बाहर निकाला जाता वो वापस सेफ जोन में घुसने की कोशिश करता। इस केओस के बीच एक ह्यूज लड़का किसी को धक्का देकर साइड करता है और कहता है कि ये एक मजाक होगा अगर उसका बाप उससे पहले मर गया। उसे किसी भी तरह वापस अंदर जाना ही था। उनके चारों तरफ लोग डेस्परेटली सेफ जोन में वापस आने के लिए लड़ रहे थे। सेफ जोन के अंदर एक प्लेयर जिसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहा गया बोल्डली सबको चुप रहने और सुनने को कहता है। किसी वजह से पूरी भीड़ सच में शांत हो जाती है और उसकी तरफ देखती है। वो कहता है कि अब से उन्हें डिसाइड करना होगा कि कौन मरेगा ताकि बाकी लोग जिंदा रह सके। लिटिल रेड राइडिंग हुड जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो हो सकता है रैंडमली उसे ही बाहर फेंक दिया जाए।
इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे पहले किसी को मारना होगा। उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है और वो डिसाइड करता है कि वही उसका टारगेट होगा। वो उस बूढ़े आदमी को गले से पकड़ता है और कहता है कि वो अभी उसे मारने वाला है। आसपास के सभी लोग बुरी तरह डरे हुए थे और पूछते हैं कि क्या वो पागल हो गया है। एक डरपोक इंसान होने के नाते उसे लगता है कि ये बूढ़ा आदमी आसान शिकार होगा क्योंकि उसमें ना के बराबर ताकत है। पर वहां कुल्हाड़ी घूमती है और प्रोटैगनिस्ट बाजी पलट देता है। प्रोटैगनिस्ट एक और वर्म को मारता है, उसे इतनी गहराई से काटता है कि उसका जिस्म पूरी तरह चीर जाता है। चार्ली महसूस कर सकता था कि वो हर एक वर्म को मारने के साथ और फास्ट और स्ट्रांग होता जा रहा है। जल्द ही एक साथ 2 वर्म्स को काटना उसके लिए आसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद सिस्टम उसे बताता है कि वो दोबारा लेवल अप हो गया है। जमीन पर वर्म्स की लाशों का ढेर लगा था और साथ ही उन राउंड स्टोन्स का भी जिनकी उसे तलाश थी। सिस्टम उसके स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी, वाइटैलिटी और परसेप्शन में ऐड किए गए पॉइंट्स भी नोट करता है, सब में 1-1 पॉइंट। आखिरकार चार्ली लेवल 20 तक पहुंच जाता है। वो एक नया स्टैट अनलॉक करता है जिसे आर्केन पावर कहा जाता है और वो जानता था कि उसने आखिरकार ये कर दिखाया। लगभग 3 घंटे में उसने इतने वर्म्स मार दिए थे कि वो लेवल 20 हिट कर गया। वो थका हुआ था पर हर लेवल अप के साथ उसकी बॉडी और हल्की महसूस हो रही थी। चार्ली के पास अब 5 अनस्पेंट स्टैट पॉइंट्स थे और उसे लगता है कि ये एक सॉलिड रिजल्ट है। वो इन्हें यूज करने का बहुत लंबा वेट कर रहा था। वो अपने सारे पॉइंट्स आर्केन पावर में डालने का प्लान बनाता है। जैसे ही वो कंफर्म करता है, सारे 5 पॉइंट्स सीधे आर्केन पावर में चले जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपनी बॉडी में एक ह्यूज सर्ज महसूस करता है क्योंकि आर्केन पावर में 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलना एक मैसिव बूस्ट है। वो बताता है कि आर्केन पावर एक कोर स्टैट है, उन सभी पावर्स का बेस जो वो आगे चलकर हासिल करेगा। उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट है। अब प्रोटैगनिस्ट के पास 18 आर्केन पावर है। चार्ली एक्सप्लेन करता है कि उसे जितने भी लोग मिले थे जिन्हें सपोजिटली टावर का आशीर्वाद प्राप्त था, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 12 आर्केन पावर के साथ शुरुआत की थी और वो सीधा 18 के साथ शुरू कर रहा है। अपना पहला गोल पूरा होने के बाद चार्ली अगले गोल की तरफ बढ़ता है। जब वो सबवे कॉरिडोर से गुजर रहा था तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। आसपास देखने पर उसे रियलाइज होता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो आवाज लगाता है और पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। वो कहता है कि उसे पता है कि वो वहां पर है और वो नजर रखने वाला क्रीचर कुछ देर शांत रहता है। फिर वो आखिरकार पूछता है कि चार्ली को कैसे पता चला कि वो वहां है। चार्ली कहता है कि वो छिपने वाला कुछ ज्यादा ही नोटिस में आ रहा है और फिर उसे उस होल से बाहर आने को कहता है बजाय छुपकर उसकी जासूसी करने के। वो क्रीचर मानता है कि उसकी बात सही है और कहता है कि ठीक है, वो बाहर आ रहा है। वो बाहर आता है और चार्ली को थैंक यू कहता है कि उस होल में रहना सच में अनोइंग था। चार्ली को लड़ते हुए देखने से उसका बोरिंग काम काफी मजेदार हो गया था और उसे इन जानवरों को मरते हुए देखना बहुत पसंद आया। ये क्रीचर एक छोटा सा क्लाउन था जो खून से सना हुआ था और वो खुद को एडमिनिस्ट्रेटर के लाकी के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ तक कि वो खुद भी शॉक्ड था कि चार्ली इतनी जल्दी एंड लेवल मार्क तक पहुंच गया। चार्ली इसे लाइटली लेता है और कहता है कि वो बस थोड़ा लकी था। वो क्लाउन तुरंत पलटकर जवाब देता है कि ये लक नहीं था, उसने सब कुछ देखा था और चार्ली सच में डरावना है। फिर वो छोटा क्लाउन पूछता है कि चार्ली ने उसे क्यों बुलाया। चार्ली सीधे पॉइंट पर आता है, वो शॉप ओपन करना चाहता है। लैकी पूछता है कि क्या उसे कोई आइटम खरीदना है, पर चार्ली कहता है नहीं, उसे स्किल्स चाहिए। ये सुनकर क्लाउन चौंक जाता है। एक पल बाद वो लैकी शॉप खोलता है और उसे बताता है कि वो इस सेकंड ट्यूटोरियल में स्किल्स खरीदने वाला पहला इंसान है। चार्ली शॉप चेक करता है और चीजों की एक लंबी लिस्ट देखता है। जो एक चीज उसे चाहिए थी उसे ढूंढना आसान नहीं होगा क्योंकि कोई सर्च विंडो नहीं थी, उसे थोड़ा टाइम लगता है, पर एक बार मिलने के बाद भी चार्ली काफी स्मार्ट प्ले करता है। वो उस पिग्मी की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या सच में यही सारी स्किल्स अवेलेबल हैं या कुछ इससे बेहतर भी है। पिग्मी कहता है कि इस ट्यूटोरियल के दौरान वो सिर्फ यही सब खरीद सकता है। वो क्लाउन और जानकारी निकालने की कोशिश करता है, पूछता है कि क्या वो किसी स्पेसिफिक चीज की तलाश में है, पर चार्ली उसके जाल में नहीं फंसता। वो कैजुअली कहता है कि वो बस ऐसे ही देख रहा है क्योंकि वो जानता था कि कोई भी रियल सवाल ऐसी अटेंशन खींच लाएगा जो उसे नहीं चाहिए। फिर वो एक स्किल पर पॉइंट करता है और कहता है कि वो इसे लेगा, मंकी आइज। वो क्लाउन उसे हैरानी से घूरता है और कहता है कि ये स्किल इतनी अच्छी भी नहीं है। चार्ली एक्सप्लेन करने की जहमत नहीं उठाता, वो तुरंत मंकी आइज खरीद लेता है। फिर मजाक में कहता है कि उसने इसे इसलिए चुना क्योंकि इसका नाम कूल लग रहा था और किसी तरह वो क्लाउन इस बहाने को सच भी मान लेता है। इसके बाद भी चार्ली के पास बहुत सारे पॉइंट्स बचे थे, 1500 से भी ज्यादा। तो वो 1500 पॉइंट्स एक बेसिक आर्केना सोर्ड पर खर्च करता है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 27 पॉइंट्स बचते हैं। उसकी चॉइस देखकर पिग्मी कहता है कि चार्ली ने अच्छा चुना, ये एक सॉलिड बिगिनर वेपन है। जैसे ही चार्ली डंजन में और अंदर जाता है, क्लाउन कहता है कि वो जा रहा है और उम्मीद करता है कि चार्ली को ये विजिट पसंद आई होगी। वो उसे कहता है कि वो उसे मिस न करे और ऐड करता है कि उसे चार्ली से बहुत उम्मीदें हैं। ये लाइन चार्ली का ध्यान खींच लेती है। उसके हिसाब से हाई होप्स का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स अब उसे किसी स्पेशल पर्सन की तरह देख रहे हैं और वो उस पर गहरी नजर रखेंगे। फिर भी चार्ली परेशान नहीं था, उसे पता है कि उसने कभी रूल्स नहीं तोड़े, तो वो चाहे जितनी नजर रख ले, उनके पास उसे पनिश करने का कोई रीजन नहीं है। जो चीज उसे सच में परेशान कर रही थी वो ये फैक्ट था कि वो टाइम में पीछे आया था। वो यही सोचता रहता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स कभी इस बारे में पता लगा पाएंगे। चार्ली एक्सप्लेन करता है कि टाइम को पीछे करने वाला आइटम क्रोनोस, मिमीर और ओडिन ने बनाया था। क्रोनोस, जिसने इसे बनाने को लीड किया था, पनिशमेंट के तौर पर उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया गया था। इस वजह से चार्ली का मानना है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को भी उसके रिटर्न के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। सिस्टम तब मंकी आइज की डिटेल्स शो करता है। ये विजन बूस्ट करता है और 5 सेंसेस को शार्प करता है। ये F रैंक है, पर इसे अपग्रेड किया जा सकता है। चार्ली डिसाइड करता है कि अगर किसी को सच पता चल भी जाए तो भी उसका गोल सेम रहेगा, स्ट्रांग बनना और आउटर गॉड्स को डिस्ट्रॉय करना। इन आंखों का मिलना उसे अपना एक और शुरुआती गोल पूरा करने में मदद करेगा, वो आंखें हासिल करना जो कभी उस आदमी की थीं। पर इन सब का फायदा तभी होगा
जब वो जानता है कि उसे उस टारगेट को जल्दी मारना होगा और उसके बाद उसे इस जगह पर कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। थोड़ी ही दूरी पर कचरे वाले इलाके में कुछ वर्म्स जमा थे। वो खा रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, पर जैसे ही उन्हें प्रोटैगनिस्ट के आने का एहसास होता है वो सब कुछ छोड़ देते हैं। चार्ली को पता है कि उसके पास सिर्फ 29 मिनट बचे हैं, इसलिए उसे अपनी पूरी जान लगानी होगी। वो अपनी अभी खरीदी हुई स्वॉर्ड निकालता है और उसमें आर्केन पावर डालता है, क्योंकि उसे इसके साथ अपनी स्किल बढ़ानी थी। आखिरकार चार्ली को वो मिल जाता है जिसके लिए वो यहाँ आया था। सब वो एरिया में तलाश करने के बाद वो सबसे गहरे हिस्से में पहुंचता है और अपने शिकार को स्पॉट करता है। ये सेकंड ट्यूटोरियल की बॉस थी, द मदर वर्म। वो दूर से चार्ली को देखती है और उसे उकसाने के लिए चार्ली एक और वर्म पर जोरदार लात मारता है। वो छोटा वर्म दर्द से तड़पता है और अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर मदर वर्म गुस्से से पागल हो जाती है। वो इतनी तेजी से चार्ज करती है कि अपने रास्ते में आने वाले मेल वर्म्स को ही कुचल देती है। चार्ली पीछे की तरफ एक क्विक जंप करके बड़ी मुश्किल से उस अटैक से बचता है। उस मॉन्स्टर को फेस करते हुए चार्ली को एक इंपॉर्टेंट बात रियलाइज होती है। वो मैसिव जरूर है पर स्टूपिड है। इसका मतलब ये फाइट सही टाइम पर किए गए सिंपल मूव्स पर आकर टिकेगी। वर्म दोबारा उसकी तरफ रश करती है और चार्ली आसानी से एक ह्यूज लीप लगाकर उसके अटैक को डॉज करता है और हवा में उसके ठीक ऊपर लैंड करता है। वो इसे एक ही स्ट्राइक में खत्म करना चाहता था। हवा में घूमते हुए वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी स्वॉर्ड नीचे मारता है, पर वो हिट उसे तुरंत बता देता है कि ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा टफ है। एक बार काफी नहीं होगा, इसलिए चार्ली उसकी बॉडी के ऊपर दौड़ते हुए एक के बाद एक हिट लैंड करने लगता है। लगातार होते स्ट्राइक से मदर वर्म पैनिक करने लगती है। जैसे जैसे डैमेज बढ़ता है उसका फ्लूइड हर तरफ स्प्रे होने लगता है। चार्ली उसे टॉन्ट करता रहता है, पूछता है कि अब वो क्या करने वाली है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बात समझ रही हो। वो जानबूझकर खुद को एक ऐसी होपलेस सिचुएशन में डालता है जहां उसे पता था कि वो अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करेगी, और वो ठीक वैसा ही करती है। प्रोटैगनिस्ट बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच निकलता है और उसकी बॉडी में एक बड़ा सा घाव चीर देता है। मदर वर्म दर्द से चीख उठती है। फिर भी चार्ली जानता था कि अभी खत्म नहीं हुआ है, उसमें अभी भी ताकत बाकी थी। तो चार्ली लगातार काटता रहता है, उस पर और भी गहरे घाव करता जाता है। उस बदबूदार लिक्विड के बहने से चार्ली समझ जाता है कि उसका अंत करीब है। वो जितना ऊंचा जंप कर सकता था करता है, खुद को जानबूझकर खुला छोड़ देता है। वो माइंडलेस वर्म इस ट्रिक में फंस जाती है। वो ऊपर की तरफ लंच करती है और उसे पूरा निगलने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलती है। चार्ली खुश था कि उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, इसलिए वो अपनी सारी पावर इस मोमेंट के लिए सेव करके रखता है। अपनी नई आंखों का यूज करते हुए वो एक पावरफुल अटैक लाइनअप करता है। फिर वो इसे सीधा वर्म के सिर के आर पार उतार देता है। सीन वापस ऊपर कट होता है जहां एक आदमी जिंदगी की भीख मांग रहा था। वो कहता है कि उसे सेफ जोन से बाहर घसीटने का मतलब सीधा सीधा उसे मारने के बराबर है, पर वो ब्लॉन्ड बुली को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे चुप रहने को कहता है और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है। फिर वो क्लेम करता है कि सबने इस आदमी को चुनने का फैसला किया था, इसलिए इसे बाहर फेंका जा रहा है। बाकी लोग तुरंत इस बात को झूठ बताते हैं और कहते हैं कि उसने ये चॉइस अकेले ली है। वो ब्लॉन्ड गाय दर्जनों डरे हुए लोगों को जबरदस्ती सेफ जोन से बाहर निकाल देता है और उनमें से किसी की भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। वो उन्हें वार्निंग देता है कि अगर वो वापस आए तो वो खुद उनकी जान ले लेगा। अब वो सेफ जोन के किनारे के पास फंसे हुए थे, पर उसके अंदर नहीं थे। जैसे ही 30 सेकंड और बीतेंगे और जोन दोबारा श्रिंक होगा, वो लोग बाहर छूट जाएंगे। तो वो एक कमीनी मुस्कुराहट के साथ काउंटडाउन शुरू करता है। 17, 6। मेलवर्म्स बहुत खुश थे, ये सोचकर कि उनका खाना तैयार है। 3। तभी सब कुछ फ्रीज हो जाता है। ये 3 पे आकर रुक गया था। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो ब्लॉन्ड गाय कंफ्यूजन में आसपास देखता है। काउंटर सच में 3 पर रुक गया था। कुछ गड़बड़ थी, इसे 0 तक पहुंचना चाहिए था। बाकी सब भी टाइमर को घूरते हुए रियलाइज करते हैं कि अचानक काम करना बंद कर चुका है। फिर सिस्टम अनाउंस करता है कि उन्होंने सेकंड ट्यूटोरियल क्लियर कर लिया है और अब सेफ जोन और श्रिंक नहीं होगा। वो ब्लॉन्ड गाय समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो लोग जिन्हें लग रहा था कि उनकी मौत तय है वो राहत की सांस लेते हैं। ट्यूटोरियल खत्म होने के साथ सबको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। हालांकि सेकंड ट्यूटोरियल में अभी भी 15 घंटे बचे थे, पर सीन कट होकर मदर वर्म की लाश पर चला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर का लैकी पूरी तरह स्टंट था कि चार्ली ने सच में उसे मार दिया, एक ऐसी चीज जिसे वो नामुमकिन मानता था। चार्ली मॉडेस्टी दिखाते हुए बस इतना कहता है कि ये सच में बहुत मुश्किल था। लैकी उसे हील करने का ऑफर देता है, पर चार्ली मना कर देता है। वो कहता है कि वो खुद रिकवर कर लेगा और वो क्लियर कर देता है कि ये हील रिवॉर्ड के तौर पर काउंट नहीं होगा। अपनी हाई वाइटैलिटी के साथ ऐसा घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वो क्लाउन ताली बजाने लगता है और उसकी तारीफ करता है। एक आम इंसान का सेकंड ट्यूटोरियल के बॉस को मारना अनबिलीवेबल है और वो लैकी अपना शौक छिपा नहीं पाता। चार्ली उसे कहता है कि वो थोड़ा ज्यादा आवाज कर रहा है। चार्ली नोटिस करता है कि मदर वर्म को मारे हुए लगभग 30 मिनट गुजर चुके हैं। वो देख सकता था कि लैकीज अभी भी स्टंट थे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉस यहां मरेगा। वो वर्म खुद ट्यूटोरियल का कोर थी। अगर वो मर जाती है तो पूरा ट्रायल वहीं खत्म हो जाता है। चार्ली श्योर था कि इसके लिए कोई रिवॉर्ड प्लान नहीं किया गया था, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। दूसरे शब्दों में लैकी को पता ही नहीं था कि उसे क्या देना है। अपने फैलाए हुए केओस से खुश होकर चार्ली फिर भी अपना रिवॉर्ड मांगता है। क्लाउन पूछता है कि वो इतना श्योर कैसे है कि कोई रिवॉर्ड है, और कहता है कि चार्ली को इस दुनिया की समझ कुछ ज्यादा ही अच्छी है। चार्ली जवाब देता है कि उसने जो किया वो नॉर्मेलिटी से इतना बाहर है कि इसका कॉम्पेंसेशन तो मिलना ही चाहिए। पिग्मी बात घुमाने की कोशिश करता है। ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती। चार्ली उसकी बात काटता है और दोबारा पूछता है उसका रिवॉर्ड कहाँ है। ये देखकर कि चार्ली पीछे नहीं हटेगा, क्लाउन हार मान लेता है और कहता है ठीक है, वो उसे दे देगा। क्लाउन पिग्मी उसे बताता है कि वो 3 रिवॉर्ड्स में से चुन सकता है। पहला ऑप्शन है सेकंड ट्यूटोरियल से सीधे 5th ट्यूटोरियल में स्किप करना और तीसरे और चौथे को पूरी तरह बाईपास कर देना। अगर चार्ली ये चुनता है तो उसे तीसरे और चौथे ट्यूटोरियल के रिवॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। चार्ली समझ जाता है कि क्लाउन उसे नीचा दिखा रहा है,
जैसे तीसरा और चौथा ट्यूटोरियल इतने आसान होंगे कि उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर क्लाउन दूसरा रिवॉर्ड ऑप्शन देता है, एक आइटम या फिर 100 पॉइंट्स अगर वो चाहे। पिग्मी पूछता है कि वो क्या चुनेगा। चार्ली उसे घूरता है और तीसरे ऑप्शन के बारे में पूछता है। क्लाउन अपनी आवाज धीमी करता है और कहता है कि तीसरा चॉइस एक स्पॉन्सर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। पिग्मी मानता है कि चार्ली को अभी इस बारे में नहीं जानना चाहिए था। ये ट्यूटोरियल तो आगे आने वाली दुनिया की सिर्फ शुरुआत है। टावर में ऊपर उसे बड़े बड़े ग्रुप्स और अनगिनत गॉड लाइक बीइंग्स का सामना करना पड़ेगा। वही तीसरा रिवॉर्ड है, इस दुनिया की सबसे ताकतवर पावर्स में से एक के साथ डायरेक्ट लिंक। पिग्मी चार्ली को बताता है कि ओलंपस उन ग्रेट फैक्शंस में से एक है जो टावर पर राज करते हैं और ओलंपस का सपोर्ट मिलना एक बहुत बड़ा ऑनर है। चार्ली चौंक जाता है। वो जानता था कि ओलंपस पावरफुल है, पर उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी इंटरफेयर करेंगे, वो भी ट्यूटोरियल में। उसे ये भी पता है कि अगर वो ओलंपस की ताकत उधार लेता है तो टावर चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी वो दूसरा रिवॉर्ड चुनता है। पिग्मी शॉक्ड होकर चिल्ला पड़ता है, पर चार्ली उसकी बात काट देता है। उसे पॉइंट्स चाहिए थे, यानी दूसरा ऑप्शन। ठीक उसी वक्त चार्ली को मदर वर्म को मारने के लिए 10,000 पॉइंट्स भी मिलते हैं। फिर भी वो ब्लडी क्लाउन उसे पुश करता रहता है। कहता है कि चार्ली अभी भी अपना माइंड चेंज कर सकता है क्योंकि उसने पॉइंट्स खर्च नहीं किए हैं। पिग्मी जिद करता है कि वो अभी भी ओलंपस से बात कर सकता है। वो चार्ली को मनाने की लगातार कोशिश करता है, कहता है कि उसे इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। फिर वो क्लेम करता है कि चार्ली ने सिर्फ इसलिए मना क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ओलंपस असल में क्या है। इस बकवास से थककर चार्ली आखिरकार जवाब देता है। वो उस क्लाउन से कहता है कि अगर वो यहाँ किसी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है तो उसे अपना काम और बेहतर तरीके से करना चाहिए। चार्ली श्योर था कि उसने इस तीसरे ऑप्शन को बाकी लैकीज के साथ क्लियर नहीं किया होगा और उसे डाउट था कि एडमिनिस्ट्रेटर ने भी इसे अप्रूव किया होगा। गुस्से से भरा वो क्लाउन कांपने लगता है और पूछता है कि चार्ली को एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कैसे पता। चार्ली और दबाव डालता है, क्या बाकी लैकीज को भी ऐसी ही डील्स मिली हैं? क्या ओलंपस ने उन सबको खरीद लिया है, या कुछ सेलेस्टियल किंगडम, देवा या किसी और जगह के लिए काम कर रहे हैं? वो लैकी पैनिक करने लगता है। वो हकलाते हुए पूछता है कि आखिर चार्ली है कौन? चार्ली को इसका जवाब देने की कोई परवाह नहीं थी। वो सिस्टम पैनल खोलता है और उसके बजाय क्लाउन को थैंक्स कहता है। उसके इस तरह ज्यादा बोलने की वजह से उसे एक और चीज पता चल गई जो उसे करनी थी। लैकी उस पैनल को नोटिस करता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। सिस्टम में 1000 पॉइंट्स देकर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मीटिंग रिक्वेस्ट करने का एक ऑप्शन था, तो चार्ली वो पे कर देता है। फिर वो लैकी से कहता है कि उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। कुछ ही सेकंड्स बाद जमीन हिलने लगती है और लैकी समझ जाता है कि कोई आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर ने चार्ली की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और वो मीटिंग के लिए आ रहा है। चार्ली जानता है कि ट्यूटोरियल को टावर से अलग रहना चाहिए, इसलिए वो यहाँ ओलंपस की इस दखल अंदाजी को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर वो ट्यूटोरियल में इंटरफेयर कर सकते हैं तो वो आगे चलकर उसके प्लान्स भी बर्बाद कर सकते हैं। फिर उसके सामने एक डिमेंशनल पोर्टल खुलने लगता है। उस पोर्टल से एक ह्यूज वॉरियर का बड़ा सा पैर और हाथ बाहर आता है। एक आवाज आती है, ट्यूटोरियल के दौरान एक मीटिंग रिक्वेस्ट 1000 पॉइंट्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर चार्ली की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वही है जिसने उसे बुलाया है। चार्ली खुद को एक ट्यूटोरियल पार्टिसिपेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो जायंट उसे तुरंत पहचान लेता है, वो जिसने पहले ट्यूटोरियल में 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज मारे थे। उसने चार्ली के बारे में काफी कुछ सुना था। सिस्टम रिवील करता है कि ये फिगर ट्यूटोरियल का एडमिनिस्ट्रेटर है और साथ ही टावर के लोअर फ्लोर्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक है। एडमिनिस्ट्रेटर पूछता है कि चार्ली को उसके एग्जिस्ट करने के बारे में कैसे पता चला और उसने मीटिंग रिक्वेस्ट करना कैसे सीखा। चार्ली बड़ी सादगी से जवाब देता है, ट्यूटोरियल के लॉ के मुताबिक। वो एक्सप्लेन करता है कि ट्यूटोरियल की सारी इन्फॉर्मेशन एक प्लेयर को अपनी खुद की एबिलिटी से सीखनी होती है। एडमिनिस्ट्रेटर और टावर बस उसे ऐसे ही थमा नहीं सकते। उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए चार्ली पॉइंट आउट करता है कि ये रूल खुद एडमिनिस्ट्रेटर ने ही बनाया था। ये बात एडमिनिस्ट्रेटर को रोक देती है। एक पल सोचने के बाद वो सहमत होता है। चार्ली सही कह रहा था। फिर चार्ली उसके पीछे इशारा करता है और कहता है कि असली मुद्दा टावर की तरफ से होने वाली ये इंटरफेरेंस है। एडमिनिस्ट्रेटर पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। चार्ली पीछे खड़े पिग्मी की तरफ इशारा करता है, जिसकी डर के मारे पहले ही हालत खराब हो रही थी। चार्ली बताता है कि ओलंपस ने इस क्लाउन के जरिए उससे कांटेक्ट किया था। वो ऐड करता है कि इस क्लाउन ने उसे रिवॉर्ड के तौर पर ओलंपस की स्पॉन्सरशिप ऑफर की थी। वो लैकी खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, हकलाते हुए कहता है कि जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, पर वो पहले ही बुरी तरह पैनिक कर रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर गुस्से से उसे घूरता है और बिना किसी हेजिटेशन के एक क्रशिंग ब्लो मारता है। वो लैकी एक ही झटके में रेड मैस में बदलकर फट जाता है। गुस्से में भरा एडमिनिस्ट्रेटर ओलंपस को गालियां देता है कि उन्होंने टावर के हर हिस्से में अपना इन्फ्लुएंस फैला रखा है और अब उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो ट्यूटोरियल में भी जबरदस्ती घुस रहे हैं। उस लैकी की बची खुची रिमेन्स को झटकने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर चार्ली को थैंक यू कहता है। उसकी वजह से वो अब ट्यूटोरियल की ठीक से सफाई कर सकता है। चार्ली, जिसे ये तक नहीं पता था कि ऐसा करना पॉसिबल भी है, तुरंत ट्यूटोरियल लॉ का जिक्र छेड़ देता है। वो उस रूल को कोट करते हुए कहता है, ट्यूटोरियल के दौरान किए गए हर अचीवमेंट के लिए उसकी मेरिट के बराबर रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर उसकी बात ध्यान से सुनता है। चार्ली पॉइंट आउट करता है कि उसने एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स खर्च किए हैं और उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर एक करप्ट लैकी को पकड़ पाया। फिर वो सीधे उसकी आंखों में देखता है और पूछता है कि उसके हिसाब से इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स ने पहले चार्ली को चेक किया था और उन्हें उसमें कुछ भी अनयूजुअल या स्पेशल नहीं मिला, पर अब यही बात उसके बारे में सबसे अजीब लग रही है। चार्ली के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टैंड आउट करे और यही चीज अपने आप में सस्पिशियस है। फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि चार्ली ने उस लैकी को डायरेक्टली नहीं मारा, सिर्फ इनडायरेक्टली मारा है, इसलिए वो तुरंत किसी रिवॉर्ड के लिए अग्री नहीं होता। फिर वो एक लैकी को एक रैंकर से कंपेयर करता है और रियलाइज करता है कि इसका क्या मतलब है। सेकंड ट्यूटोरियल के एक प्लेयर ने अभी उस लेवल के किसी बीइंग को गिरा दिया था। एक मामूली पार्टिसिपेंट ने ऐसा कर दिखाया। चार्ली कैजुअली कहता है कि वो इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेगा।
वो जायंट जमीन पर बैठकर जोर से हंसने लगता है। उसके जवाब से काफी अम्यूज्ड था। वो कहता है कि चार्ली ने सच में कुछ इनक्रेडिबल कर दिखाया है और पूछता है कि उसके हिसाब से कौन सा रिवॉर्ड फेयर रहेगा। वहीं बैठे बैठे एडमिनिस्ट्रेटर चार्ली का स्टेटस चेक करने लगता है और इस बारे में सोचता है। वो चार्ली की कंडीशन को रिव्यू करता है, देखता है कि उसने अब तक कितने पॉइंट्स अर्न किए हैं और आखिरकार एक डिसीजन पर पहुंचता है। आखिर में वो कहता है कि उसने फिगर आउट कर लिया है। चार्ली कम से कम इतने का तो हकदार है। वो अपना बड़ा सा हाथ चार्ली की तरफ बढ़ाता है। चार्ली समझ जाता है कि वो उसके साथ कुछ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पॉइंट एक्सचेंज का बेसिक मेथड था। शुरू में चार्ली थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। उसे लगता है कि उसे बस लैकी की मौत के बदले कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो गलत था। एडमिनिस्ट्रेटर उसे एक स्किल देता है, मास्टर ऑफ माना, और ये इंसेनली ओवरपावर्ड है। ये स्किल मना रिकवरी, रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी को बूस्ट करती है और यहां तक कि टोटल मना को भी थोड़ा बढ़ा देती है। ऊपर से चार्ली को 5 और मना पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब वो पूरी तरह स्टंट था। ये रिवॉर्ड उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बड़ा था। चार्ली का शॉक्ड चेहरा देखकर एडमिनिस्ट्रेटर मुस्कुराता है। उसे लग ही रहा था कि ये पार्टिसिपेंट खुश हो जाएगा। फिर वो खड़ा होता है, चार्ली से कहता है कि उसे अभी भी अपने दूसरे लैकी से निपटना है और गुड बाय कहने से पहले ऐड करता है कि वो तीसरे ट्यूटोरियल के बाद दोबारा मिलेंगे। उसके जाने के बाद वहां सिर्फ चार्ली, उस लैकी की लाश के छींटे और उस मरी हुई फीमेल वर्म की बॉडी बचती है। चार्ली घूर कर देखता है और बड़बड़ाता है, मास्टर ऑफ माना, व्हाट द हेल। वो बहुत थ्रिल्ड था क्योंकि उसे लगा था कि ट्यूटोरियल में इस लेवल की स्किल मिलने का कोई चांस ही नहीं है। मास्टर ऑफ माना एक S रैंक स्किल है, अब्सर्डली स्ट्रांग। ये पावर्स की उस एडमिनिस्ट्रेटर क्लास से बिलोंग करती है जो माना को गवर्न करती है। और सबसे अच्छी बात, इसमें प्रोफिशिएंसी लेवल है, यानी ये और स्ट्रांग हो सकती है। चार्ली नोटिस करता है कि उसकी प्रोफिशिएंसी अभी लो है, पर एक बार ये बढ़ जाए तो उसका माना कंट्रोल रिडिकुलस लेवल पर चला जाएगा। वो जानता है कि टावर में माना बेस्ड आर्केन पावर सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक होगी, इसलिए वो तुरंत अपने हाथ में माना का एक बॉल बनाना शुरू करता है। वो एक नई माना एक्सप्लोजन टेक्निक ट्राई कर रहा था, पर वो ऑर्ब अपना शेप खोने लगता है। उसके पास अभी भी वो 40 आर्केन पावर नहीं थी जो इसे ठीक से यूज करने के लिए चाहिए। सिर्फ 26 पॉइंट्स के साथ ये था उसका नतीजा। चार्ली जल्दी ही समझ जाता है कि बात बिगड़ रही है। वो बॉल अनस्टेबल हो रही थी, बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह जो फटने ही वाला हो। बेवकूफी ना करते हुए वो उसे तुरंत दूर फेंक देता है। वो माना एक्सप्लोजन अपने रास्ते में आने वाले कंक्रीट को बुरी तरह फाड़ देता है। अच्छा हुआ उसने उस टिकिंग बॉम्ब को अपने हाथ में नहीं रखा। इनकम्प्लीट होने के बावजूद ये टेक्निक उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। चार्ली बेहद खुश था। उसके अनस्टेबल होने की इकलौती वजह यह थी कि उसके पॉइंट्स अभी भी 40 से कम थे। तो एक बार जब वो उस मार्क तक पहुंच जाएगा तब माना एक्सप्लोजन का यूज करना आसान हो जाएगा। एक पल के लिए वो सोचता है कि उसे ओलंपस को थैंक यू कहना चाहिए। उन्हें एक्सपोज करने की वजह से ही उसे ये रिवॉर्ड मिला है। फिर भी चार्ली जानता है कि ये काफी नहीं है। उन आउटर गॉड्स का सामना करने के लिए उसे और भी बहुत ताकत चाहिए। वो टाइम में पीछे आने से पहले वाली अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ रीबिल्ड या कॉपी करके सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अब तक उसने 2 ऐसी चीजें हासिल की हैं जो उसके पास पहले नहीं थी, मंकी आइज और मास्टर ऑफ मना। वो टाइमर चेक करता है और देखता है कि उसके पास फार्मिंग करने के लिए अभी भी 13 घंटे बचे हैं। उसका 1 सेकंड भी वेस्ट करने का कोई प्लान नहीं है। उसे और चाहिए, बहुत ज्यादा। पर वो मेल वर्म्स एक रियल प्रॉब्लम थे क्योंकि वो उड़ सकते थे। चार्ली वर्म्स के ऊपर से दौड़ता है और दोबारा वही सोचता है, उसे अपनी अटैक पावर और भी ज्यादा बढ़ानी होगी। उन आउटर्स ने पहले उन सभी को मार दिया था जिन्होंने उनका सामना किया था। सिर्फ वही एक लौता था जो जिंदा वापस आ पाया था, इसलिए वो वीक रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो और भी ज्यादा वर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। वक्त बीतता है और सेकंड ट्यूटोरियल खत्म होने में सिर्फ 11 सेकंड बचे थे। सेफ जोन के अंदर कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट उन्हें बचा लेगी। बाकी लोग ज्यादा रियलिस्टिक थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तीसरा और चौथा ट्यूटोरियल भी आएगा, पर उन सब में एक चीज कॉमन थी, डिस्पेयर। सेफ जोन के अंदर 3 लोग सबसे भीख मांगते हैं कि जब तक टाइमर खत्म नहीं होता सब वहीं रुके रहें। तभी कोई उनमें से एक को जोर से पकड़ता है और उसे चुप रहने को कहता है। पता चलता है कि लॉरेन अब उस जगह को चला रहा था। वो लोगों को अगला ग्रुप बनाने और सप्लाईज के लिए बाहर जाने का ऑर्डर देता है। फिर वार्निंग देता है कि अगर किसी ने मना किया तो उसे जबरदस्ती बाहर फेंक दिया जाएगा। लॉरेन उन्हें जाने के लिए पुश करता है, कहता है कि जो लोग अंदर रुकेंगे वो उसकी वजह से जिंदा रहेंगे। उसके दिमाग में इसका मतलब था कि बाकी लोगों को ग्रुप के सर्वाइवल के लिए अपनी जान रिस्क में डालनी चाहिए। वो ये भी डिक्लेयर करता है कि अब ये दुनिया ताकत से चलती है और क्योंकि वो वहां सबसे ज्यादा ताकतवर है इसलिए रूल करने का हक उसका है। आखिरी बार लॉरेन उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है, पर इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, कोई दूर से आते हुए एक फिगर की तरफ इशारा करता है। एक अकेला इंसान सेफ जोन के बाहर से उनकी तरफ चलता आ रहा था, सीधे उन वर्म्स से भरे एरिया के बीच से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो पागल हो गया है जो इस तरह वहां घूम रहा है। तभी कोई चिल्लाता है कि वो अपने पैरों के नीचे ध्यान दे। लॉरेन, जिसके सेंसेस शार्प थे, जमीन के अंदर एक मेल वर्म की वाइब्रेशन महसूस करता है। वो जायंट वर्म जमीन फाड़कर बाहर निकलता है। अपने नए शिकार को खाने के लिए बेताब था, पर चार्ली उस पर एक नजर भी नहीं डालता। वो बस चलता रहता है। वो वर्म पूरी स्पीड से उस पर झपट्टा मारता है, चार्ली को पूरा निगलने की कोशिश करता है। चार्ली शांति से हवा में ऊंची जंप लगाता है। फिर वो अपने पैरों में मना चैनल करते हुए जोरदार तरीके से नीचे आता है और उस वर्म को एक ही स्टॉम्प में क्रश कर देता है। सेफ जोन का हर एक बंदा उसे घूरता रह जाता है। चार्ली ने उस मॉन्स्टर को सिर्फ अपने पैरों से मार दिया था। तभी सेकंड ट्यूटोरियल का टाइमर अचानक चेंज हो जाता है। 11 सेकंड्स बचे होने के बजाय अब वो 5 मिनट्स और 12 सेकंड्स दिखाता है। चार्ली ठीक लॉरेन और बाकी लोगों के पास से गुजरता है और उनसे कहता है कि उसे इग्नोर करें और अपनी वो छोटी सी बातचीत जारी रखें। ये बिल्कुल साफ था कि चार्ली वहां मौजूद सभी लोगों से कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर था। वो इस सेफ जोन को बस अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने का एक छोटा सा स्टॉप मानता था। पर अचानक लॉरेन चार्ली का नाम पुकारता है। चार्ली उसकी तरफ देखता है और जल्दी ही रियलाइज कर लेता है कि ये इडियट वहां लीडर बनने की एक्टिंग कर रहा है।
लॉरेन एक ईगर पपी की तरह दौड़कर उसके पास आता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हों और पूछता है कि चार्ली कहाँ था। सबके सामने वो एक नाटक करता है और क्लेम करता है कि जिस पल चार्ली गायब हुआ था उसने तुरंत उसे ढूंढना शुरू कर दिया था, पर चार्ली उसका ये नाटक पकड़ लेता है। सेफ जोन के लोगों को लगने लगता है कि चार्ली और लॉरेन सच में अच्छे दोस्त हैं। ठीक उसी वक्त बहुत से लोग काफी सारा खाना लेकर सेफ जोन में वापस आते हैं, पर बाकी लोग उन पर झपट्टा मारते हैं और जबरदस्ती उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। लॉरेन इस बात को छिपाने की कोशिश करता है और जल्दी से चार्ली को अंदर की तरफ बुलाता है ताकि वो ये सब ना देखे। चार्ली सीधे उससे पूछता है कि क्या उसने जबरदस्ती उन सभी से अपने लिए सप्लाईज इकट्ठा करवाए। ये रियलाइज करके कि चार्ली सब समझ गया है, लॉरेन फ्रीज हो जाता है। लॉरेन क्लेम करता है कि उसने ये ग्रुप के सर्वाइवल के लिए किया और इससे सबका फायदा होगा। चार्ली पलटकर जवाब देता है, पूछता है कि क्या उसने सिर्फ खाना जमा करने के लिए दूसरे लोगों की जान रिस्क में डाल दी। लॉरेन के पास कोई जवाब नहीं था। चार्ली उससे कहता है कि उसकी कहानी मैच नहीं कर रही। ये सुनकर लॉरेन का आपा खो जाता है और वो चार्ली पर भड़कते हुए उसे सुनने को कहता है। वो कहता है कि इस नई दुनिया में जिंदा रहने का मतलब एक डरपोक बनना है, इसलिए वो ठीक वैसा ही बनेगा। फिर वो चार्ली से पूछता है कि क्या इस दुनिया में कानून और मॉरल्स सच में मैटर करते हैं। लॉरेन के लिए सर्वाइवल का मतलब सैवेज, सेल्फिश और क्रूअल होना है। वो इसे नेचुरल ऑर्डर कहता है। चार्ली पर हंसते हुए लॉरेन उसका मजाक उड़ाता है कि उसे ये बात अब तक समझ नहीं आई। चार्ली आखिरकार लॉरेन को जवाब देता है और ठीक उसी वक्त सेकंड ट्यूटोरियल का टाइमर रीसेट हो जाता है। ऑब्जेक्ट सेफ जोन के सभी लोगों पर एक पनिशमेंट पड़ती है। उन सबके 500 पॉइंट्स कट जाते हैं और उनकी इन्वेंट्री का हर एक आइटम उनसे छीन लिया जाता है। अगर कोई मरा तो उसके आइटम्स पूरी तरह इरेज हो जाएंगे। खाना और सप्लाईज गायब होते ही वहां पैनिक फैल जाता है। चार्ली लॉरेन से कहता है कि अगर वो एक जानवर की तरह जीना चाहता है तो ये उसकी चॉइस है। चार्ली उसके साथ नहीं जुड़ेगा और ना ही उसे बताएगा कि कैसे जीना है। लॉरेन अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, पर चार्ली एक वार्निंग देता है। एक ऐसी लाइन है जो वो कभी क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। लॉरेन वहीं स्टक रह जाता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चार्ली के कहने का क्या मतलब था। फिर सिर्फ 5 सेकंड के पॉज के बाद अगला ट्यूटोरियल शुरू होने के लिए रेडी हो जाता है। सभी शॉक्ड थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि तीसरा ट्यूटोरियल इतनी जल्दी शुरू हो रहा है। नया ऑर्डर बिल्कुल सिंपल था। सेक्टर में 50 मॉन्स्टर्स को मारो और 50 एसेंसेस कलेक्ट करो। हर तरफ जायंट सेंटीपीड्स अपीयर होने लगते हैं और उनके पास एसेंसेस जमा करने के लिए 72 घंटे थे। और वहां सिर्फ सेंटीपीड्स नहीं थे, स्पाइडर्स, ज़ॉम्बीज, वाइल्ड बोर्स और भी बहुत से मॉन्स्टर स्पॉन होने लगते हैं। सबसे बुरी बात यह थी कि सिस्टम अनाउंस करता है कि टाइम खत्म होने पर यह पूरा सेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। 72 घंटों में गेट एक्टिवेट हो जाएगा। सेफ जोन के पास एक ग्रीन पोर्टल अपीयर होता है, पर वो अनगिनत मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। सब लोग फिर से पैनिक करने लगते हैं और मॉन्स्टर्स और मौत, और किसी को नहीं पता कि यह सब कब खत्म होगा। कोई पूछता है कि क्या सेफ जोन अभी भी सच में सेफ है। कुछ लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अब ये बिल्कुल एक गेम जैसा हो गया है। मॉन्स्टर्स मारो और एसेंसेस जमा करो। लॉरेन को तुरंत एक आइडिया आता है। वो खुद 50 एसेंसेस कलेक्ट करने का कोई प्लान नहीं बनाता, इसलिए वो भीड़ की तरफ मुड़ता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो उसके लिए एसेंसेस कलेक्ट करें। तभी एसेंसेस एक के बाद एक ड्रॉप होने लगती हैं और वो सभी चार्ली की होती हैं। उसका टोटल तेजी से बढ़ता जा रहा था। चार्ली के पास पहले से ही 132 एसेंसेस जमा हो चुकी थी। वो अपना पुराना बैग उतार देता है क्योंकि वो इन सबको रखने के लिए बहुत छोटा था। फिर चार्ली एक बहुत बड़ा बैग निकालता है जिसमें और भी ज्यादा एसेंसेस आ सकती थी। सामने वाले मॉन्स्टर्स को देखकर वो जानता था कि फार्मिंग का टाइम आ गया है। यहां तक कि वो रैट मॉन्स्टर भी अभी तक वहीं था। चार्ली का गोल बिल्कुल क्लियर था। उसे 1000 एसेंसेस चाहिए थी, तो रास्ता सिंपल था, नॉन स्टॉप फार्मिंग। अपने सामने उस भीड़ को देखकर चार्ली अपने हाथ में मैजिक जमा करने लगता है। उसका माना भी बढ़ चुका था। हमने ये मूव पहले देखा है। वो ठीक अपने सामने दर्जनों मॉन्स्टर्स की भीड़ के आगे एक माना एक्सप्लोजन बना रहा था। मास्टर ऑफ माना की प्रोफिशिएंसी 0.5 बढ़ जाती है। चार्ली जानता था कि उसे सेकंड ट्यूटोरियल में 182 माना एसेंसेस जमा करके पहले ही लक मिल चुका है, पर यह अभी भी उसके गोल के लिए काफी नहीं था। माना एक्सप्लोजन उसके हाथ में बड़ा होता जाता है और हमेशा की तरह वॉर्प होने लगता है। जब उसकी चार्ज लिमिट तक पहुंचती है, चार्ली जानता है कि अब ये फायर करने के लिए रेडी है। फिर चार्ली पूरे जोश में आ जाता है और उसके फोकस से एक नई टेक्निक बनती है, माना एक्सप्लोजन। क्योंकि उसके पास अभी भी 40 पॉइंट्स नहीं थे, इतने सारे मना को कंट्रोल करना बहुत रफ था और उस अनस्टेबल ब्लास्ट को अपने हाथ में रखना इम्पॉसिबल था। इसलिए वो उसे मॉन्स्टर्स के झुंड में फेंक देता है और वो मना उसके सामने आने वाली हर एक चीज को बुरी तरह फाड़ देता है। चार्ली खुद शॉक्ड था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा काम करेगा। उस ब्लास्ट को कंट्रोल करने की कोशिश में उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होता है और ये अटैक उसका पूरा माना जला देता है। फिर भी वो एक इंपॉर्टेंट चीज सीख लेता है। अगर उसके स्टैट्स और मास्टर ऑफ माना की प्रोफिशिएंसी बढ़ती रही तो ये स्किल इनक्रेडिबली यूजफुल बन जाएगी। एक्सप्लोजन यूज करने के बाद चार्ली पूरी तरह ड्रेन हो चुका था, पर ये वर्थ इट था। इसने उसके सामने मौजूद हर एक मॉन्स्टर का सफाया कर दिया था। वो जमीन पर गिरे हुए माना एसेंसेस उठाने लगता है और इस माना एक्सप्लोजन को अपनी माना कंट्रोल की टेस्टिंग के तौर पर देखता है। जो रैट्स इस ब्लास्ट की लपेट में नहीं आए थे वो डर के मारे कांप रहे थे। मौत ठीक उनकी आंखों के सामने से गुजरी थी और वो कुछ नहीं कर पाए थे। चार्ली भी इसे नोटिस करता है। ये सिर्फ रैट्स नहीं थे, अब हर एक सर्वाइविंग मॉन्स्टर उसे डरता था। तो चार्ली वापस अपने बेसिक तरीके पे आता है, अपनी ब्लेड निकालता है और उन्हें काटने के लिए तैयार हो जाता है। अपना टाइम वेस्ट न करते हुए वो अपने वेपन पर आर्केन पावर कोट करता है। काफी वक्त गुजर जाता है। अब ट्यूटोरियल का आखिरी दिन था। 3 लोग सबवे स्टेशन में अकेले आगे बढ़ रहे थे। उस जगह से बुरी तरह डरे हुए थे। उनमें से एक जूनहो कहता है कि जब तीसरा ट्यूटोरियल शुरू हुआ था तो वहां 1400 लोग थे, पर अब सिर्फ 400 ही बचे हैं, इसलिए उन्हें छिपे रहने की जरूरत है। सेबेस्टियन उसकी बात से सहमत होता है। जैसे ही वो होंग स्टेशन में और गहराई तक जाते हैं, उनमें से एक सोचता है कि क्या ये जगह हमेशा से इतनी ह्यूज थी।
तीसरे मेंबर की एंट्री होती है जिसका नाम लिन जुन होंग था, पर हम उसे जूलिया कहेंगे। वो अचानक ग्रुप का ध्यान खींचती है। थोड़ा आगे उसे एक कन्वीनियंस स्टोर नजर आता है। वो सब खुश हो जाते हैं, कम से कम अब वो अपनी फूड सप्लाईज रिफिल कर पाएंगे। जून हो जो भूखा था और रामेन खाने के लिए बेताब था, दौड़कर आगे निकल जाता है। सेबेस्टियन जो उतना ही एक्साइटेड था, एक प्रॉब्लम पॉइंट आउट करता है। उनके पास इसे पकाने के लिए पानी नहीं होगा। फिर भी हंसते हुए और बिना ध्यान दिए जून हो मजाक में कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इसे कच्चा ही खा लेगा। उसे बस रामेन और एक भरा हुआ पेट चाहिए था, पर एक स्पाइडर के लिए जून हो खुद एक खाना था। वो स्पाइडर वेट नहीं करती, वो ऊपर से गिरती है और ठीक जून हो के सिर को काट लेती है। सेबेस्टियन और जूलिया शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। उनका भूखा दोस्त खाने की तलाश में आगे बढ़ा था और खुद खाना बन गया। सिचुएशन तेजी से और बुरी होने लगती है और भी मॉन्स्टर्स उन पर झपट्टा मारने आ जाते हैं। सेबेस्टियन समझ जाता है कि ये बहुत बुरा है। एक ही जगह पर कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स इकट्ठे थे। वो अपना क्लब निकालता है, जबकि जूलिया डर के मारे कांप रही थी। वो सोचती है कि वो एक साथ इतने सारों से कैसे लड़ पाएंगे। उसने जिंदा रहने के लिए इतनी मेहनत की थी और यहां तक कि लेवल अप भी किया था, पर अब वो सब इस थ्रेट के सामने जीरो लग रहा था। जूलिया इतनी डरी हुई थी कि वो हिल तक नहीं पा रही थी। एक रैट बिना किसी हेजिटेशन के अपने अगले शिकार के लिए चार्ज करता है। अपनी प्योर इंस्टिंक्ट पर एक्ट करते हुए जूलिया उस रैट को ब्लॉक करती है। वो उसे उठाकर साइड में फेंक देती है, पर एक दूसरा रैट इसी मौके का वेट कर रहा था और दूसरी तरफ से उस पर लंच करता है। ये रैट पहले वाले से ज्यादा स्मार्ट था। वो जूलिया के हाथ को पकड़ लेता है। सेबेस्टियन देखता है कि वो मुसीबत में है, पर वो उसकी मदद नहीं कर सकता। एक स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी ठीक उसके सामने खड़ा था। एक हिट खाने के बाद भी वो ज़ॉम्बी आगे बढ़ता रहता है। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था और वो सेबेस्टियन पर दोबारा अटैक करता है। सेबेस्टियन उसे रोक नहीं पाता। वो ज़ॉम्बी उसके हाथ को टारगेट करता है और अपने टूटे फूटे दांतों से उस पर बुरी तरह काट लेता है। जूलिया किसी तरह उस रैट को अपने ऊपर से हटाती है, पर उसी वक्त सेबेस्टियन के हाथ में ज़ॉम्बी के दांत गड़े हुए थे और वो सीरियस ट्रबल में था। वो उसकी तरफ देखती है और अपना फोकस खो बैठती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों यहीं मारे जाएंगे और वो दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा जिंदा रहना चाहती थी। वो छोटी सी ओपनिंग काफी थी। एक और रैट जूलिया पर जंप करता है और वो टोटल डिस्पेयर में डूब जाती है। अब ये तय था कि वो नहीं बचेगी। तभी आउट ऑफ नोवेयर जूलिया के ऊपर किसी ने एक बड़ा सा कैन फेंका और वो रैट वहीं का वहीं ढेर हो गया। जूलिया को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अभी क्या हुआ। उसे बस इतना पता था कि उस रैट पर कुछ जोर से लगा और वो तुरंत मर गया। वो जल्दी से आसपास देखती है ये ढूंढने के लिए कि ये किसने फेंका था। अंधेरे की गहराई से एक आवाज आती है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो। मैं सो रहा था और तुमने मुझे जगा दिया। अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। ये चार्ली था। वो डार्क से बाहर आता है। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था और उसके हाथ में ग्रेप लीव्स का एक और कैन था। जैसे ही जूलिया उसे देखती है, वो समझ जाती है कि लेवल्स और स्टैट्स के बीच का गैप कितना बड़ा हो सकता है। उसने अभी जो किया था वो इनसेन था। वो उसे अपना अगला थ्रो रेडी करते हुए देखती है। ये चीज और भी ज्यादा क्रेजी थी। उसने एक मॉन्स्टर को सिर्फ एक कैन से मार दिया था। चार्ली दूसरा कैन सीधा उस ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है और उसका सिर धड़ से क्लीनली अलग कर देता है। हर तरफ ग्रेप लीव्स फैल जाते हैं। हिट लगने के बाद कैन जमीन पर गिरता है, पर वो अभी रुका नहीं था। वो अपनी सोर्ड को पकड़ता है और उसमें अपनी पावर डालता है। उसका फोर्स इतना हैवी था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन भी वॉर्प होने लगती है। फिर वो इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि ऐसा लगता है जैसे वो एक ही वक्त में दो जगहों पर मौजूद हो। अभी भी गुस्से में वो उनके पास पहुंचता है और रेंज्ड अटैक से क्लोज कॉम्बैट में स्विच कर लेता है। एक ब्रूटल स्ट्राइक सीधे स्पाइडर के सिर पर लैंड होती है और एक झटके में उसे काट देती है। उसके ठीक बाद वो दूसरी स्पाइडर को भी फाड़ देता है, एक स्मूथ फॉलो अप मूव में उसे चीरते हुए। जब तक पहली स्पाइडर की लाश जमीन पर गिरती, दूसरी पहले ही मर चुकी थी। जूलिया और सेबेस्टियन बस स्टंट होकर घूरते रह जाते हैं, जो उन्होंने अभी अपनी आंखों से देखा था। तभी जाकर चार्ली सांस लेने के लिए रुकता है। उसने ये सब एक ही झटके में कर दिया था। अब जब सारे मॉन्स्टर्स मर चुके थे, वो दोनों सर्वाइवर्स की तरफ घूमता है। सेबेस्टियन जल्दी से उसे थैंक यू कहता है और जूलिया कहती है कि उसने उनकी जान बचाई है। पर अचानक सेबेस्टियन को उस ज़ॉम्बी बाइट का दर्द महसूस होने लगता है। दर्द बहुत तेज था। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और जूलिया उसकी मदद के लिए भागती है। चार्ली अपनी इन्वेंट्री खोलता है और कुछ निकालता है। वो उनकी तरफ एक हीलिंग ऑइंटमेंट फेंकता है और जूलिया से कहता है कि इसे घाव पर रगड़ो क्योंकि ये अच्छा काम करता है। फिर वो सेबेस्टियन से पूछता है कि उसका वाइटैलिटी स्टैट कितना है। सेबेस्टियन बताता है कि वो अराउंड 17 है। चार्ली मजाक करता है कि कम से कम वो मरेगा तो नहीं, हालांकि उसका हाथ शायद कुछ वक्त के लिए यूजलेस हो जाए। ये सुनकर सेबेस्टियन आधा मरा हुआ फील करने लगता है। जूलिया जल्दी जल्दी सेबेस्टियन का ट्रीटमेंट शुरू करती है, ये उम्मीद करते हुए कि वो ठीक हो जाएगा और ज़ॉम्बी में नहीं बदलेगा। चार्ली, जो अभी कुछ देर पहले ही उठा था, हिसाब लगाता है कि वो करीब 6 घंटे सोया था। इस रेस्ट से काफी आराम मिला, पर वो अभी भी चाहता था कि काश वो थोड़ी देर और सो पाता। फिर उसे याद आता है कि 4 दिन पहले जब से ट्यूटोरियल शुरू हुआ था, वो एक बार भी नहीं सोया था, इसलिए ये छोटा सा रेस्ट भी उसके लिए बहुत मैटर करता था। उसे ये भी याद आता है कि उसने अपना सेंट छिपाने के लिए एक ओडरलेस पाउडर खरीदा था ताकि मॉन्स्टर्स उसे ढूंढ ना सकें। यही एक लौती वजह थी कि वो बिना किसी अटैक के सो पाया। अब जब वो जाग चुका था तो दोबारा फार्मिंग करने का टाइम आ गया था। वो उस कपल पर एक नजर डालता है जिन्हें उसने अपने नैप के दौरान शेल्टर किया था। फिर वो शांति से मुड़ता है और वहां से चलने लगता है। उसे जाते हुए देखकर जूलिया पूछती है कि क्या वो वहां नीचे हंट करने जा रहा है। वो उसे वार्निंग देती है कि नीचे ऊपर से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं और अगर उसकी किस्मत बुरी रही तो उसका सामना उस अंडरग्राउंड स्नेक से हो सकता है। चार्ली जवाब देता है कि वो वहां रुकने भी नहीं वाला। इस लेवल पर मुश्किल से कोई मॉन्स्टर्स थे। उसके लिए ये जगह तो सिर्फ उसका रेस्टोरेंट और आराम करने की जगह थी। जूलिया शॉक्ड रह जाती है और पूछती है कि मॉन्स्टर से भरी इस जगह पर कोई भला सो कैसे सकता है। एक शांत और सुपीरियर लुक के साथ चार्ली कहता है कि उसका असली हंटिंग ग्राउंड कहीं और है।
फिर वो सबवे में और गहराई तक सेकंड लेवल की तरफ चला जाता है। वो एरिया और भी खाली था। सेकंड लेवल असल में डंजन का एंट्रेंस था और वहीं पर चार्ली अपना शिकार करता था। चलते चलते वो पूछता है कि अगर उन्हें पता था कि ये जगह डेंजरस है तो वो यहाँ नीचे आए ही क्यों। जूलिया उसे बताती है कि जमीन के ऊपर चीजें बहुत बदल चुकी हैं। लोगों ने ग्रुप्स बना लिए हैं और कुछ ग्रुप्स ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है। ऊपर का एरिया अब पूरी तरह केओस और हेल बन चुका है क्योंकि हर कोई दूसरे के एसेंसेस चुराने की कोशिश कर रहा है। चार्ली समझ जाता है कि उन पर अटैक हुआ था और वो अपनी जान बचाकर यहाँ नीचे भागे थे। जूलिया इस बात को कंफर्म करती है और सेबेस्टियन ऐड करता है कि ऊपर इतना खतरा था कि उन्होंने परवाह करना ही छोड़ दिया और बस यहाँ चार्ली के पीछे पीछे चले आए। और गहराई में जाते हुए चार्ली पूछता है कि क्या ऐसा करते हुए उनकी जान जाते जाते नहीं बची थी। जूलिया कहती है कि फिर भी ये वर्थ इट था क्योंकि आखिर में वो जिंदा बच गए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, डंजन की गहराई से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सेबेस्टियन टेंस हो जाता है और एक बार फिर बुरी तरह डर जाता है। चार्ली पीछे मुड़कर उसके ही शब्दों को रिपीट करता है, मेरी वजह से। फिर वो कोडली उन्हें याद दिलाता है कि ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है कि वो उन्हें नहीं मारेगा और उनके एसेंसेस नहीं छीनेगा। तब जाकर उन्हें एहसास होता है उनकी जान बचाने के बाद वो उससे डरना भूल गए थे। ऊपर के लोगों और नीचे के मॉन्स्टर्स को कंपेयर करें तो चार्ली यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता था। कांपते हुए सेबेस्टियन कहता है कि चार्ली के पास शायद पहले से ही जरूरत के सारे एसेंसेस हैं तो उन्हें मारने का कोई रीजन नहीं बनता। हाथ में सोर्ड लिए चार्ली उस पर दबाव डालता है, क्या हो अगर मुझे और भी ज्यादा एसेंसेस चाहिए हो। तब भी सेबेस्टियन कहता है कि उसे अभी भी नहीं लगता कि चार्ली उन्हें मारेगा। चार्ली पॉइंट आउट करता है कि अगर वो खुद उन्हें ना भी मारे तो भी वो मारे ही जाएंगे और उसे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों। जूलिया बुरी तरह डरी हुई थी पर उसे कुछ अजीब लगता है। अगर वो उन्हें मारने का प्लान बना रहा था तो पहले ये सब एक्सप्लेन क्यों कर रहा है। फिर वो समझ जाती है कि वो क्या चाहता है तो वो सीधे उससे पूछती है, तुम हमसे क्या चाहते हो। चार्ली मुस्कुराता है। आखिरकार अब वो समझ गए थे। वो कहता है ये बुरी डील नहीं है, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं अपने एसेंसेस तुम्हारे साथ शेयर भी करूंगा। वो दोनों जो एक सेकंड पहले डर से कांप रहे थे इस ऑफर को सुनकर स्टन रह जाते हैं। जल्द ही एक जहरीला सांप अपीयर होता है, गुस्से में, भूखा और खाने के लिए बेताब। वो सीधे सेबेस्टियन की तरफ बढ़ता है और वो अपनी जान बचाकर भागता है। दौड़ते हुए सेबेस्टियन को याद आता है कि चार्ली इसे एक गुड प्रपोजल कह रहा था। उसके लिए ये बहुत घटिया था। वो लगभग मरने वाला था। फिर उसे याद आता है कि चार्ली ने पूछा था कि क्या उसके पैर ठीक हैं और अब उसे आखिरकार समझ आता है कि क्यों। चार्ली ने उसे बताया था कि उसे सिर्फ एक काम करना है, भागना। तो सेबेस्टियन चिल्लाते हुए भागता है कि सांप आ रहा है। तभी चार्ली इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि वो गायब होता हुआ लगता है। एक पल में वो अपनी पूरी ताकत से अपनी ब्लेड सांप के मुंह के अंदर घुसा देता है। वो सांप की बॉडी के ऊपर लैंड करता है और तुरंत खुद को उस जायंट लिजर्ड की तरफ लॉन्च करता है जो पीछे से चार्ज कर रही थी। परफेक्ट टाइमिंग और कंट्रोल के साथ वो एक स्ट्राइक करता है। वो लिजर्ड तुरंत मर जाती है। उसका सिर धड़ से क्लीनली अलग हो चुका था। सेबेस्टियन आखिरकार थक कर अपने घुटनों पर गिर जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। चार्ली की हंटिंग स्पीड अनरियल थी। जो भी मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था वो तुरंत फाड़ दिया गया था। सेबेस्टियन सोचने लगता है कि चार्ली के पास अब तक कितने एसेंसेस हो गए होंगे। अगर वो इस तरह हंट करता है तो जमीन पर हर तरफ एसेंसेस गिरती रहेंगी। सेबेस्टियन ने कभी एक साथ इतनी सारी एसेंसेस गिरती नहीं देखी थी। वो हिसाब लगाता है कि हायर लेवल मॉन्स्टर्स का ड्रॉप रेट कहीं ज्यादा अच्छा होता होगा। सिर्फ 2 घंटे में चार्ली ने लगभग 50 एसेंसेस जमा कर ली थी। सेबेस्टियन को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, वो ऊपर वाले प्लेयर्स से पूरी तरह अलग है। चार्ली वापस आता है। आते हुए एसेंसेस कलेक्ट कर रहा था। वो थका हुआ था पर अभी भी हंटिंग कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई थी पर उसमें से एक बूंद भी उसका नहीं था। वो सब मॉन्स्टर्स का था। चार्ली सेबेस्टियन से पूछता है कि उसके पास कितनी एसेंस है। सेबेस्टियन तुरंत टेंस हो जाता है। चार्ली को वहां हाथ में सोर्ड लिए खड़ा देखकर डर जाता है। सेबेस्टियन कहता है कि उसके पास टोटल 6 एसेंसेस है। चार्ली उसे कहता है कि उसने अच्छा काम किया इसलिए वो एक अपने पास रख ले। तो सेबेस्टियन अपनी 5 एसेंसेस चार्ली को दे देता है। साथ ही वो सोच रहा था कि मॉन्स्टर्स के आने की स्पीड उससे कहीं ज्यादा स्लो है जितनी तेजी से चार्ली उन्हें मार रहा था। ये सोचकर उसे हैरानी होती है कि आखिर चार्ली इतनी सारी एसेंसेस का क्या करने वाला है जबकि उसके पास पहले ही 50 से ज्यादा है। फिर सेबेस्टियन मेंशन करता है कि जूलिया को थोड़ा वक्त लग रहा है और चार्ली शांति से कहता है कि थोड़ा वेट करो, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। उसके बाद सेबेस्टियन एक और सवाल उठाता है और पूछता है कि चार्ली का लेवल क्या है। वो कहता है कि चार्ली जिस स्पीड से हंट करता है उसे लगा था कि चार्ली उससे कहीं ज्यादा तेजी से लेवल अप कर रहा होगा। चार्ली कहता है कि उसने बस थोड़ी स्पीड बढ़ाई है और अब वो उतनी तेजी से लेवल अप नहीं कर रहा। एक रियल लेवल गेन करने के लिए अब उसे अगले ट्यूटोरियल का वेट करना पड़ेगा। ये जवाब सुनकर सेबेस्टियन स्टन रह जाता है। अगर वहां के सारे मॉन्स्टर्स मिलकर भी चार्ली को मुश्किल से कोई एक्सपी दे पा रहे हैं तो चार्ली का लेवल इंसेनली हाई होगा। चार्ली फिर सेबेस्टियन से कहता है कि लेवल्स पर्सनल होते हैं इसलिए उसे दूसरों से उनके लेवल के बारे में नहीं पूछना चाहिए। अगर कोई उससे पूछे तो उसे भी जवाब नहीं देना चाहिए। यही बात स्टैट्स पर भी लागू होती है। वो कहता है कि उन्हें बिल्कुल शेयर मत करना। सेबेस्टियन कंफ्यूज हो जाता है और पॉइंट आउट करता है कि चार्ली ने पहले उसकी वाइटैलिटी के बारे में पूछा था। चार्ली जवाब देता है कि वो सही कह रहा है, उसे नहीं पूछना चाहिए था और बस सेबेस्टियन के हाथ को सड़ने और टूटकर गिरने देना चाहिए था। सेबेस्टियन जल्दी से सीधा हो जाता है और कहता है कि वो इसे याद रखेगा। फिर चार्ली उसे एक टिप देता है, जब वो मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करने में बिजी हो तो सेबेस्टियन को भी कुछ को मारना चाहिए। लेवल अप करने पर फोकस करो और केयरफुल रहो। ठीक तभी जूलिया की आवाज अचानक चिल्लाती है और चार्ली में वापस आ गई और यहाँ एक सांप है, एक छिपकली है, एक सास है, एक साला है, सब मेरे पीछे पड़े हैं, बस भागो। सेबेस्टियन डर के मारे पैनिक करने लगता है क्योंकि जब जूलिया आती है इसका मतलब होता है भागने का टाइम आ गया है।
चार्ली हालांकि उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा था। वो पलटकर गुस्से में भरे मॉन्स्टर्स के पूरे झुंड को चार्ज करते हुए आते देखता है। चार्ली पूरी स्पीड से सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि जूलिया जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है। सेबेस्टियन भी आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से एक स्ट्रेट पंच मारता है और एक ही हिट में मॉन्स्टर को ढेर कर देता है, जिससे वो तुरंत लेवल अप हो जाता है। जूलिया पूछती है कि क्या सेबेस्टियन लेवल अप हुआ, और वो हाँ कहता है इससे पहले कि वो उसके बारे में पूछे। वो कहती है कि वो भी लेवल अप हुई और थोड़ी ही देर बाद सारे मॉन्स्टर्स मर चुके थे। सेबेस्टियन जमीन से आखिरी एसेंस उठाता है। उसके बाद वो जूलिया को एक और एसेंस देता है। इसके साथ ही सेबेस्टियन और जूलिया दोनों के पास अब 50 to 50 एसेंसेस हो गए थे और जूलिया इस बात को कंफर्म करती है। जूलिया सच में बहुत थैंकफुल थी। वो कहती है कि पहले उनके पास सिर्फ 20 एसेंसेस थे, पर इस हंटिंग स्पीड की वजह से उन्होंने बाकी के बहुत जल्दी जमा कर लिए। फिर वो प्रोटैगनिस्ट को उसकी मदद के लिए दोबारा थैंक यू कहती है। वो भी उन्हें थैंक यू कहता है, क्योंकि उन दोनों के आसपास होने से उसकी हंटिंग एफिशिएंसी 50% बढ़ गई थी। अपने दिमाग में वो ये भी सोच रहा था कि उसने अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा एसेंस जमा कर लिए हैं। उसके बाद चार्ली टाइम चेक करता है और देखता है कि गेट खुलने का वक्त लगभग आ गया है, इसलिए वो उन दोनों को बुलाता है और कहता है कि अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। वो चाहता था कि जब गेट खुले तब वो लोग बाहर हों। वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि आखिरकार वो मॉन्स्टर्स के इस समुंदर से बाहर निकलकर वापस ऊपर जाएंगे। जूलिया पूछती है कि क्या बाहर के हालात अभी भी पहले जैसे क्रेजी होंगे। चार्ली कहता है कि वो शर्त लगा सकता है कि हालात और भी बुरे होंगे। तीसरा ट्यूटोरियल लगभग खत्म होने को था, इसलिए बाहर शायद कोई वॉर चल रही होगी। सेबेस्टियन कहता है कि उसे बाहर के लोगों की फिक्र हो रही है, क्योंकि वहां सिर्फ बुरे लोग ही नहीं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं। फिर सीन बाहर पोर्टल पर शिफ्ट होता है। ये पहले ग्रीन हुआ करता था, पर अब ये रेड हो चुका है। इस पर 050 भी दिख रहा था, जिसका मतलब था कि अब पोर्टल एक इंसान को बाहर भेजने के लिए टोटल 50 एसेंसेस चार्ज करता है। वहां बहुत से लोग जमा थे, सभी उस पोर्टल के पार जाने और आगे बढ़ने के लिए डेस्परेट थे। एक एक्स्ट्रा प्लेयर अपना एसेंस चेक करता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ 45 है, यानी उसके पास अभी भी 5 कम है। वो नोटिस करता है कि बाकी सभी लोग भी अपने वेपन्स के साथ साथ अपने एसेंसेस छिपा रहे हैं और धीमी शेडी आवाजों में बातें कर रहे हैं। एक गंजा एक्स्ट्रा प्लेयर कहता है कि एसेंस का ड्रॉप रेट बहुत घटिया है, इसलिए उन लोगों को मारना ज्यादा समझदारी है जिनके पास एसेंसेस है, बजाय उन मॉन्स्टर्स के जो स्ट्रांग हैं और शायद कुछ ड्रॉप भी ना करें। वो अपने पार्टनर से कहता है कि उन्हें और इंसानों को मारना होगा और ज्यादा रिलिक्स जमा करने होंगे। उसका पार्टनर इस बात से सहमत होता है और कहता है कि सब लोग यही सोच रहे हैं, बस इस बात का वेट कर रहे हैं कि पहला कदम कौन उठाएगा। उसका दोस्त, जो देखने में काफी रफ लग रहा था, कहता है पोर्टल खुलते ही सब कुछ बदल जाएगा। और कोई यही सोच रहा होगा, जिसके पास भी रेलिक्स हो उसे मारो, सब कुछ चुरा लो, 50 तक पहुंचो और इससे पहले कि कोई तुम्हारा सामान चुराए यहां से भाग निकलो। गंजा बंदा अपने दोस्त की तरफ पलटता है, पर तभी उसे उसके पीछे एक ब्लॉन्ड लीडर दिखाई देता है। वो कहता है कि वो लड़का शायद उन्हीं की तरफ आ रहा है। हाँ, वो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, सुनते हैं वो क्या चाहता है। गंजा बंदा रियलाइज करता है कि वो ब्लॉन्ड लीडर सच में उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है और वो पहले ही समझ जाता है कि मुसीबत आने वाली है। ब्लॉन्ड लीडर काफी पोलाइटली आगे आता है और पूछता है कि उन दोनों का क्या हालचाल है। गंजे बंदे का दोस्त उसे तुरंत चुप करा देता है, कहता है कि वो दोस्त नहीं है और उन्हें फेक स्मॉल टॉक की जरूरत नहीं है। ब्लॉन्ड लीडर बस हंसता है, क्लियरली खुद से काफी खुश था। वो पहले से जानता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर वो उस गंजे के दोस्त पर दबाव डालना शुरू करता है, कहता है कि सिचुएशन बिल्कुल साफ है, पोर्टल खुलेगा और एक ब्लड बाथ शुरू हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा प्लेयर सोचता है कि ये ब्लॉन्ड बंदा एक नंबर का बास्टर्ड है और काफी चालाक भी है, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ समझ चुका था, इसलिए दूसरों को मारकर पोर्टल से निकल भागना आसान नहीं होगा। वो एक्स्ट्रा उस ब्लॉन्ड लीडर से पूछता है कि उसे कितने एसेंस चाहिए। ब्लॉन्ड लीडर कहता है कि उसके साथ बहुत से लोग हैं, इसलिए उसके पास खिलाने के लिए बहुत सारे मुंह है। गंजे बंदे के दोस्त की आंखों में देखते हुए वो कहता है मुझे 700 चाहिए। वो बंदा सुन्न पड़ जाता है। उसने एक बड़े नंबर की उम्मीद की थी, पर 700? अपनी मुट्ठी भींचकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसके पूरे ग्रुप के पास मिलाकर सिर्फ 300 एसेंस थे और ये ब्लॉन्ड बास्टर्ड 700 की डिमांड कर रहा था। वो जानता था कि ये डिमांड इनसीन है, जिसका मतलब था कि लड़ाई लगभग तय थी। ब्लॉन्ड लीडर बड़ा दिल दिखाने का नाटक करता है और कहता है कि वो कीमत थोड़ी कम कर देगा। अगर वो 400 दे दें तो वो शांति से जा सकते हैं और उसका ग्रुप बाकी के कहीं और से जुगाड़ लेगा। वो दूसरा बंदा उसे घूरता है और समझ जाता है कि ये सिचुएशन अब हेल में बदल रही है। इनकार करने का सीधा सा मतलब वॉर का ऐलान करना होगा। उसके ग्रुप में 20 लोग थे, जबकि उस ब्लॉन्ड लीडर के पास 50 थे। वो यही सोचता रहता है कि आखिर वो 400 एसेंस कहां से लाएगा और आखिरकार डिसाइड करता है कि वो लड़ना पसंद करेगा। पर ठीक तभी कोई उस टेंशन भरे माहौल को चीरते हुए आता है। ये जूलिया और सेबेस्टियन थे। वो दोनों पोलाइटली रास्ता मांगते हैं और ठीक सबके बीच से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉन्ड लीडर मुड़कर देखता है कि चल क्या रहा है। जैसे ही सेबेस्टियन उस ब्लॉन्ड लीडर को देखता है, वो उस बड़े कमीने को पहचान जाता है और सेबेस्टियन के ठीक पीछे आता है द फियरलेस चार्ली। वो सबके पास से गुजरता है और जमीन पर एक बॉक्स पटक देता है। अब पूरी भीड़ ये फिगर आउट करने में लगी थी कि उसके अंदर क्या है। अभी भी फ्रेंडली होने का नाटक करते हुए ब्लॉन्ड लीडर चार्ली से पूछता है कि वो इतने वक्त से कहां था। चार्ली ने ऊपर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। वो बस इतना कहता है कि उसे कुछ काम थे, बस इतना ही। फिर ब्लॉन्ड लीडर पूछता है कि क्या वो सारे एसेंस जमा कर पाया, और चार्ली जवाब देता है ऑब्वियसली। उसी पल चार्ली अपना डिमेंशनल बैग निकालता है और मैजिक एसेंसेस का एक बहुत बड़ा ढेर जमीन पर पलटने लगता है। हर कोई शॉक में घूरता रह जाता है कि एक ही जगह पर इतनी सारी एसेंसेस कैसे हो सकती हैं। ये कंप्लीटली क्रेजी था। सैकड़ों एसेंसेस वहां पड़े थे। भीड़ में से कोई पूछता है कि उसके पास कितने हैं और दूसरा कहता है उस बॉक्स में कम से कम 1000 तो होंगे ही। ब्लॉन्ड लीडर बस यही सोच पाता है, कैसा कमीना है, उसने इतने सारे एसेंसेस कैसे जमा किए। फिर भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। उसके साथ काफी आदमी थे, इसलिए वो सोचता है कि चार्ली को मारना और उन सारी एसेंसेस को लूट लेना काफी आसान होगा।
आखिरकार उसके पास 50 आदमी थे और वो यही सोचते जा रहा था कि चार्ली चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, वो अकेले उन सबसे एक साथ लड़ ही नहीं सकता। अपना सिर उठाए बिना ही प्रोटैगनिस्ट अचानक कहता है, हे ब्लॉन्ड गाय। फिर वो उन सबको जमीन पर ध्यान से देखने को कहता है। ब्लॉन्ड लीडर को पहले समझ नहीं आता कौन सी जमीन, पर जब वो नीचे देखता है तो उसे वहां एक निशान दिखता है और उसे रियलाइज होता है कि प्रोटैगनिस्ट ने जमीन पर एक लाइन ड्रॉ की है। तो उसका ये मतलब था। चार्ली उनसे कहता है कि उन सबको एसेंस चाहिए, राइट? फिर वो ऐड करता है कि उसे खुद अब इन एसेंसेस की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से ही काफी है। और जैसे ही भीड़ एसेंस के लिए गिड़गिड़ाने लगती है, चार्ली कहता है, श्योर, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा पर फ्री में नहीं, मैं इन्हें बेचूंगा। एक एसेंस 100 पॉइंट्स का, और अगर कोई मुझसे खरीदना चाहता है तो उसे इस लाइन के अंदर आने के लिए पहले परमिशन लेनी होगी, तभी वो अंदर कदम रख सकते हैं। भीड़ तुरंत कंप्लेन करने लगती है कि ये बहुत महंगा है। एक एसेंस के लिए 100 पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आउट करता है कि शॉप भी एसेंस नहीं बेचती, तो एक लौती जगह जहां से उन्हें ये मिल सकती है वो प्रोटैगनिस्ट ही है। ब्लॉन्ड लीडर अपना चाकू निकालता है और कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है। वो प्रोटैगनिस्ट की तरफ ब्लेड पॉइंट करता है और उसे एक सेल्फिश बास्टर्ड बुलाता है। कहता है कि वो इन एसेंसेस को फ्री में देकर सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता था, पर इसके बजाय वो इसे बेचना चाहता है। हवा में उड़ाते हुए ब्लॉन्ड लीडर चार्ली की तरफ चाकू दिखाता है और कहता है, और क्या हो अगर हमारे पास पैसे ही ना हो? तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? ब्लॉन्ड लीडर पूछता है, जबकि गुस्से में भरी भीड़ उसे घूर रही थी। चार्ली कहता है कि ये एक अजीब सवाल है। वो किसी को अपने पास से खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। वो इसे सिंपल रखता है, जिसे भी एसेंस चाहिए उसे पहले पे करना होगा। फिर वो एक यूजफुल टिप देता है, वो अपने आइटम्स या यहां तक कि अपने स्टैट्स बेचकर भी पॉइंट्स कमा सकते हैं। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट्स कहां से आ रहे हैं, जब तक कि वो पे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा स्टन रह जाते हैं। वो पूछने लगते हैं कि क्या वो सच में आइटम्स और एट्रीब्यूट्स बेच सकते हैं, क्योंकि उन्हें इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। ब्लॉन्ड लीडर नफरत से जल उठता है और लफड़ा शुरू करने के लिए रेडी लग रहा था। वो चार्ली की बेइज्जती करना शुरू करता है, क्लेम करता है कि उसने जरूर ये सब दूसरे प्लेयर्स को मारकर और लूट कर हासिल किया होगा और अब वो इससे पैसे कमाना चाहता है। फिर वो पूछता है कि क्या चार्ली को सच में लगता है कि लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। चार्ली बस उसकी तरफ देखता है और कहता है, और अगर मैंने चुराया भी हो तो तुम क्या कर लोगे? चार्ली के पीछे खड़ी जूलिया तुरंत पलटकर जवाब देती है। वो चिल्लाती है कि उसे किसी को भी चोर बुलाने का कोई हक नहीं है, जबकि उसने खुद अपने ग्रुप को लूटा और उन्हें मार डाला। वो और जोर से चिल्लाती है, कहती है कि उसने उसके सभी दोस्तों का मर्डर किया है। वो पूछती है कि क्या उसे थोड़ा सा भी आइडिया है कि उससे बच निकलना उसके लिए कितना मुश्किल था। सेबेस्टियन उसकी बात का सपोर्ट करता है, कहता है वो झूठ बोल रहा है, हम लोग पूरे टाइम चार्ली के साथ थे और उसने किसी से कुछ नहीं चुराया। सेबेस्टियन ऐड करता है कि ब्लॉन्ड बंदा एक्सपोज हो गया है, इसलिए अब वो अपनी क्राइम्स किसी और पर डालने की कोशिश कर रहा है। असली चोर वो खुद है और वो बेशरम है। वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि वहां कोई अभी तक सच में चार्ली को नहीं जानता। ये बात ब्लॉन्ड लीडर को और ज्यादा मैड कर देती है और वो उन पर चिल्लाने लगता है। वो तीनों को धमकाता है। चार्ली के पीछे खड़े उन दोनों का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि वो सेफ है। फिर उसके आदमी अपने वेपन्स निकालते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुस्से में आग बबूला ब्लॉन्ड लीडर सबको चार्ली और बाकी दोनों पर रश करने और उन्हें वहीं जान से मारने का ऑर्डर देता है। वो एक्स्ट्रास गुस्से से भरे हुए सीधे चार्ली की तरफ चार्ज करते हैं, जैसे ही उनमें से 2 लोग बिना परमिशन के उस लाइन को क्रॉस करते हैं। चार्ली एक ही स्विंग में उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर देता है। वो बाकियों को घूरता है और कहता है, तो तुमने लाइन क्रॉस की? हाँ। फिर वो उन्हें दोबारा वार्निंग देता है, बिना परमिशन के ये लाइन क्रॉस नहीं करनी थी। वो दोनों लाशें जमीन पर गिरती हैं और बाकी सब फ्रीज हो जाते हैं। उसका स्ट्राइक इतना फास्ट था कि उन्हें पता तक नहीं चला। अब जाकर उस ब्लॉन्ड लीडर को उस लाइन के बारे में याद आता है जिसका जिक्र चार्ली ने पहले किया था। उसे वो वार्निंग याद आती है कि चाहे जो हो जाए इसे क्रॉस मत करना, हमेशा की तरह शांत। चार्ली सबसे कहता है कि उसका ऑफर अभी भी वही है, अगर वो पे कर सकते हैं तो वो उन्हें एसेंस बेचेगा, पर अगर किसी को उसके सर्कल के अंदर आना है तो पहले परमिशन लेनी होगी। वो कहता है, ये आखिरी वार्निंग है, खरीदो या मत खरीदो, ये तुम्हारी चॉइस है, पर अगर किसी ने बुरी नीयत के साथ ये लाइन दोबारा क्रॉस की तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। फिर वो खड़ा होता है, उनकी आंखों में सीधा देखता है और कहता है कि वो उस हर एक इंसान को मार देगा जो उस पर अटैक करने के लिए इस लाइन को क्रॉस करेगा। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट अपनी बेसिक आर्केन सोर्ड निकाल लेता है। 48 आदमी बचे होने के बावजूद ब्लॉन्ड लीडर पूरी तरह अपना दिमाग खो देता है। वो उन्हें चार्ली को अभी मारने और नरक में भेजने का ऑर्डर देता है, जबकि वो खुद सेफ पीछे खड़ा रहता है। एक आदमी चार्ली पर अटैक करता है, चार्ली झुककर डॉज कर लेता है। दूसरा पीछे से अटैक करता है, पर वो कुछ ज्यादा ही फास्ट था। प्रोटैगनिस्ट पहले आदमी का सिर उड़ा देता है और दूसरे को 2 हिस्सों में चीर देता है। चार्ली एक ब्लर की तरह मूव करता है, 10 मीटर की दूरी से एक साथ 5 आदमियों को ढेर कर देता है। जिस किसी ने भी लाइन क्रॉस की वो लगभग तुरंत मारा गया। ब्लॉन्ड लीडर डर से कांपने लगता है। वो जो देख रहा था वो इम्पॉसिबल लग रहा था। कोई भी नॉर्मल इंसान इतना स्ट्रांग या फास्ट नहीं हो सकता। फिर उसे रियलाइज होता है उसका लेवल अभी भी लेवल 1 है, क्योंकि उसने हंटिंग करने के बजाय सेफ जोन में छिपना बेहतर समझा था। वो भूल गया था कि ये किस तरह की दुनिया है। यहाँ ताकतवर लोग रूल करते हैं और चार्ली क्लियरली उससे कहीं ऊपर था, इसलिए वो भागने के लिए तैयार होता है। अपने दिमाग में वो खुद को तसल्ली देता है कि वो ठीक रहेगा क्योंकि उसने लाइन क्रॉस नहीं की है, क्योंकि चार्ली सिर्फ उन्हें मार रहा है जिन्होंने ऐसा किया। शायद वो अभी भी जिंदा बच जाए। वो सोचता है कि जब तक वो घूमकर लाइन के पीछे रहेगा वो सर्वाइव कर सकता है, पर चार्ली उसे पुकारता है। वो कहता है, हे ब्लॉन्डी, कचरे के डिब्बे, क्या तुझे लगा पीछे खड़े रहने से तू बच जाएगा? अगर तुम मुझे मारने के प्लान से इस लाइन को क्रॉस करने की सोचते भी हो तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। फिर मुस्कुराते हुए वो ऐड करता है कि उसने उसके समेत सारे 48 चेहरे याद कर लिए हैं। वो उनमें से हर एक को मारने का वादा करता है। ब्लॉन्ड लीडर डर के मारे जमा का जमा रह जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि चार्ली सच में ऐसा ही करेगा।
इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, चार्ली एक पल में उसके पास पहुंचता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद जिसने भी लाइन क्रॉस की और जो कोई भी उस ब्लॉन्ड लीडर के गैंग से जुड़ा था, उन सब का सफाया कर दिया जाता है। ये एक कंप्लीटली ब्लड बाथ में बदल जाता है। हर तरफ लाशें पड़ी थी और प्रोटैगनिस्ट वापस अपने एसेंस के बॉक्स के पास चलता है। वो बड़ी कैजुअली कहता है कि ये क्या कचरा फैल गया और कंप्लेन करता है कि वो लोग कितने अनोइंग थे। फिर वो डिसाइड करता है कि वो कहीं और बैठेगा। बॉक्स उठाकर वो भीड़ की तरफ बढ़ता है। डर के मारे हर कोई पीछे हट जाता है। वो दूसरा ग्रुप जो अब तक सिर्फ देख रहा था, हिलने तक की हिम्मत नहीं करता। वो सब शॉक में जमे हुए थे। आखिरकार अभी अभी एक अकेले इंसान ने बिना एक भी खरोच खाए 51 लोगों को बेरहमी से काट डाला था। गंजा बंदा इस बात को मानता है कि एक अकेले तगड़े फाइटर ने अकेले ही एक पूरे ग्रुप को कुचल दिया। वो अपनी मुट्ठी भींचता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो गलत था जब उसने सोचा कि वो इस दुनिया में ढल चुका है। इकलौता शख्स जो असल में ढल चुका था वो सिर्फ चार्ली था। फिर वो इस ख्याल को छोड़ देता है और लड़ने का इरादा त्याग देता है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ ब्रूट फोर्स बिल्कुल काम नहीं आएगी। इसलिए वो आराम से पूछता है, मुझे एसेंस खरीदने हैं, क्या मैं करीब आ सकता हूं? गंजा बंदा सोचता है कि पॉइंट्स के बिना उसका क्या प्लान है। उसका दोस्त उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही एक लैकी से पूछा था और लैकी ने कहा था कि वो उस वेपन को 500 पॉइंट्स में खरीदेगा। गंजे बंदे को अभी भी लगता है कि वो कुछ और ट्राई कर सकते हैं, पर उसका दोस्त उसे चुप करा देता है। वो कहता है कि चार्ली के हाथों में जितनी भी एसेंस है वो हंटिंग से आई है। क्या उन्हें सच में लगता है कि वो ऐसे किसी इंसान से लड़ सकते हैं? अगर चार्ली के पास लगभग 1000 एसेंस हैं, तो उसने कम से कम 12,000 मॉन्स्टर्स को मारा होगा। गंजा बंदा पूछता है कि उसे ये कैसे पता? उसका दोस्त कहता है कि हजारों मॉन्स्टर्स को मारे बिना कोई इतना स्ट्रांग नहीं बनता, और सबूत तुम्हारे सामने ही है। इन लाशों के पास अभी भी उनकी एसेंस बची हुई है। इसका मतलब चार्ली ने इन लोगों से नहीं चुराया। इसका मतलब है कि उसने अपने सारे एसेंस हंटिंग करके कमाए हैं, लोगों को लूट कर नहीं। तो ये डील बिल्कुल फेयर है। चार्ली पीछे मुड़कर देखता है और उस गंजे बंदे के दोस्त को करीब आने की परमिशन देता है। वो आदमी 5 एसेंस के लिए 500 पॉइंट्स ऑफर करता है और पूछता है कि चार्ली उसे कितने बेच सकता है। फिर वो अपना माइंड चेंज करता है और कहता है कि उसे 5 की जगह 7 चाहिए। गंजे बंदे का दोस्त समझ जाता है कि इस दुनिया के रूल्स चार्ली जैसे स्ट्रांग लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, और देखते ही देखते प्रोटैगनिस्ट को 700 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। एक बार जब सब लोग देख लेते हैं कि चार्ली सच में बिना किसी चालबाजी के एसेंस बेच रहा है, तो उनमें भी उससे खरीदने की हिम्मत आ जाती है। अपनी एसेंस मिलने के बाद गंजे बंदे का दोस्त पोर्टल की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर गायब हो जाता है। फिर लोगों की एक भीड़ प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ती है। किसी को 10 चाहिए, किसी को 7, पर उन सबको एसेंस चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर का लैकी सबका फायदा उठाना शुरू करता है। उनका सामान कौड़ियों के दाम खरीद रहा था। वो बिल्कुल एक राजा की तरह कमा रहा था। एक आइटम 300 पॉइंट्स का, दूसरा 200 का। जब कोई कंप्लेन करता है कि ये वेपन ओरिजिनली 1000 पॉइंट्स का था, तो लैकी कहता है कि प्राइस फेयर है क्योंकि वेपन डैमेज्ड है। और जब लोगों के पास बेचने के लिए आइटम्स खत्म हो जाते हैं, तो वो अपने एट्रीब्यूट्स बेचने लगते हैं। लैकी हर एक स्टैट पॉइंट को सिर्फ 100 पॉइंट्स में खरीद रहा था। जबकि प्रोटैगनिस्ट के पास पॉइंट्स का ढेर लगता जा रहा था, वो नोटिस करता है कि वो लैकी बहुत घटिया डील्स देकर सबको स्कैम कर रहा है। कुछ लोग अपने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स बेच देते हैं, और चार्ली सोचता है कि सच कहूं तो उन स्टैट्स के बिना वहां मर जाना ही उनके लिए बेहतर होता। वो वैसे भी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले। फिर भी एंड में प्रोटैगनिस्ट इस बिजनेस से बहुत अमीर हो जाता है। अब उसके पास 167,400 पॉइंट्स हैं और ये बात उसे बेहद खुश करती है। चार्ली ने सोचा था कि 100,000 पॉइंट्स भी एक ह्यूज विन होगी, इसलिए 167,000 मिलना उसे अनरियल लग रहा था। अब वो श्योर है कि वो आखिरकार वही खरीद सकता है जो उसे चाहिए था। तभी जूलिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, हे चार्ली, चलो चलते हैं। चार्ली पीछे मुड़ता है और पूछता है कि वो अभी तक यहाँ क्यों रुके हैं। जूलिया कहती है कि वो दोनों उसके साथ जाना चाहते हैं, पर चार्ली उन्हें साफ बताता है कि उसे कंपेनियंस रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेबेस्टियन जवाब देता है कि चार्ली चाहे तो उन्हें पॉन्स की तरह यूज कर सकता है और वो उसके लिए भी एहसानमंद होगा। चार्ली एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि क्या जवाब दे। फिर बोलने से पहले वो थोड़ा सा हंसता है। वो उन्हें बताता है कि ये आगे काम नहीं करेगा। वो दोनों उससे किसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं और इस तरह की सोच उन्हें आगे चलकर मरवा देगी। इस दुनिया में अगर तुम दूसरों पर इस तरह डिपेंड रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सेबेस्टियन पलटकर पूछता है कि क्या चार्ली भी तो आगे नहीं बढ़ रहा? चार्ली उन दोनों की तरफ इशारा करता है जो एकदम स्पीचलेस रह जाते हैं। फिर वो कहता है, इनका सफर यहीं खत्म होता है। मेरे पास उन्हें बेचने के लिए कोई एसेंस नहीं बची है और मेरे ऊपर डिपेंड रहकर इनका आगे बढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। वो उन्हें गुड बाय कहता है और ठीक यहीं से पार्ट 2 शुरू होता है। चार्ली अपना बैग जमीन पर पटकता है और आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार होने लगता है। सेबेस्टियन बुरी तरह फ्रीज हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चार्ली ने अभी क्या किया। उसके दिमाग में चार्ली पक्का पागल है। आखिर वो अगला ट्यूटोरियल अब कैसे क्लियर करेगा? सेबेस्टियन कहता है कि चार्ली को कम से कम 50 एसेंसेस अपने लिए बचाकर रखने चाहिए थे। चार्ली बस अपने कंधे उचकाता है और कहता है कि वो नहीं जा रहा, इसलिए वो उसके बिना जा सकते हैं। ये जवाब सुनकर जूलिया और भी ज्यादा घबरा जाती है। जाते जाते चार्ली उन्हें एक आखिरी वार्निंग देता है, अभी के अभी यहां से निकल जाओ क्योंकि ये जगह नरक बनने वाली है। ये सुनकर जूलिया पैनिक में चार्ली की तरफ भागती है, पर सेबेस्टियन उसे रोक लेता है, ये रियलाइज करते हुए कि चार्ली ने पहले ही अपना डिसीजन ले लिया है। जूलिया का हाथ हल्के से पकड़कर सेबेस्टियन उसका नाम पुकारता है। फिर वो उससे कहता है कि उन्हें जाना होगा। चार्ली के लिए और कुछ न कर पाने की वजह से वो दोनों पोर्टल की तरफ निकल जाते हैं, जबकि चार्ली अकेले आगे बढ़ जाता है। रास्ते में चार्ली आगे का प्लान बनाता है। अगला ट्यूटोरियल डिफेंस होना चाहिए। सर्वाइवल, कंपटीशन और हंटिंग के बाद यही पैटर्न सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। तभी एक अनजान बंदा भागकर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसने सच में सारी एसेंसेस बेच दी हैं। चार्ली उसे देखता है और जवाब देता है, हाँ, मैंने सब बेच दी। वो आदमी तुरंत अंदर से टूट जाता है और कांपते हुए कहता है कि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। 3 और लोग भी पोर्टल के पार जाने के लिए जरूरी एसेंसेस जमा नहीं कर पाए थे।
चार्ली समझ जाता है कि आगे क्या आने वाला है और इसमें इन्वॉल्व ना होने का डिसाइड करता है। वो बस चलता रहता है, ये जानते हुए कि ये पूरी जगह एसेंसेस के लिए एक बैटलफील्ड बनने वाली है। वहां करीब 12 लोग बचे थे और अगर हर एक के पास 5 एसेंसेस भी हैं तो एक कत्ले आम होना लगभग तय है। वहीं चार्ली अपनी दूरी बनाए रखता है। वो हिसाब लगाता है कि हेल शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा है, इसलिए वो शॉप ओपन करने के लिए एक लैकी को बुलाता है। एक नई प्रेजेंस फील होती है और चार्ली तुरंत रियलाइज करता है कि कोई बहुत ताकतवर शख्स वहां आ गया है। उसने एक्सपेक्ट किया था कि कोई मामूली लैकी आकर स्टोर खोलेगा, पर ऐसा नहीं होता। पोर्टल से बाहर निकलने वाला शख्स खुद ट्यूटोरियल एडमिनिस्ट्रेटर था। वो जायंट चार्ली की तरफ देखता है और पूछता है कि उसने उसे यहां क्यों बुलाया। चार्ली कहता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं बुला रहा था, उसे तो सिर्फ एक लैकी चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सप्लेन करता है कि वो नए लैकीज चुन रहे हैं क्योंकि काफी लोगों को फायर करने के बाद उनके पास स्टाफ की कमी है। चार्ली पूछता है कि क्या ये मुसीबत उसकी वजह से आई। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि उनमें से 1/3 लैकीज की अपर फ्लोर्स में कनेक्शंस थे और वो कामचोर हो गए थे, इसलिए उसे खुद आकर स्टोर खोलना पड़ा। और हाँ, वो इसका पूरा ब्लेम चार्ली पर डालता है। उसके अकॉर्डिंग चार्ली ने बहुत सारे लैकीज को यहां आइटम्स और स्किल्स बेचने में टाइम वेस्ट करने पर मजबूर कर दिया, जिससे दूसरे सेक्टर्स की प्रोग्रेस स्लो हो गई। चार्ली उस जायंट की तरफ ऊपर देखता है और पूछता है कि भला इसमें उसकी क्या गलती है। एडमिनिस्ट्रेटर गुस्से में पलटकर जवाब देता है कि ये क्लियरली चार्ली की वजह से है। 100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ स्टोर यूज किया और सिर्फ उससे खरीदने के लिए रिसोर्सेज जमा किए। चार्ली पलटकर पूछता है कि क्या इतना ज्यादा बिजनेस एक मर्चेंट के लिए अच्छा नहीं है। फिर वो पूछता है कि क्या सच में स्टोर चलाने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ती है और क्या एडमिनिस्ट्रेटर यहां खुद सिर्फ उससे कंप्लेन करने आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर उसे बताता है कि यह सिर्फ एक स्टोर नहीं है और कहता है कि चार्ली को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। चार्ली जानता है कि वो सिस्टम के लिए पहले से ही एक स्पेशल केस है। नॉर्मल तौर पर अगर एडमिनिस्ट्रेटर किसी चीज को समझ नहीं पाता तो वो उसे इग्नोर कर देता है, पर इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। मतलब साफ था कि कुछ और चल रहा है। अभी भी कंप्लेन करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट आउट करता है कि चार्ली ने 160,000 से ज्यादा पॉइंट्स और एक बहुत हाई लेवल के साथ 3rd ट्यूटोरियल क्लियर किया। ऊपर से उसकी अकेले की ताकत पूरे ट्यूटोरियल को डोमिनेट करने के लिए काफी है। चार्ली जवाब देता है कि वो यही तो चाहता है, हमेशा टॉप पर रहना। वो एडमिनिस्ट्रेटर को बताता है कि उसने सबसे ताकतवर बनने का रास्ता चुना है और वो इसी रास्ते पर चलता रहेगा। फिर वो अपनी बात दोहराता है, उसे स्टोर यूज करना है। एडमिनिस्ट्रेटर जोर से हंसता है और कहता है कि चार्ली बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। वो कहता है कि वो काफी टाइम से एक एडमिनिस्ट्रेटर है, पर उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा है, क्योंकि साफ था कि चार्ली अपना माइंड चेंज नहीं करेगा। वो अपना हाथ उठाता है और स्टोर खोल देता है। इस बार इंटरफेस में सिर्फ वो ओल्ड मैन अपीयर होता है और चार्ली से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। चार्ली शुरुआत पर्सनल इन्वेंट्री से करता है। वो 10,000 पॉइंट्स खर्च करता है और एक मीडियम लेवल पर्सनल इन्वेंट्री खरीद लेता है। सिस्टम इसे यूज करने का कीवर्ड बताता है, बस कहो इन्वेंट्री। अगला, चार्ली एक मैजिक स्टील सोर्ड खरीदता है। इसमें स्ट्रॉन्ग आइस पावर थी, इसलिए 50,000 पॉइंट्स खर्च करने के बावजूद उसे लगता है कि ये एब्सोल्युटली वर्थ इट है। इसे खरीदने के बाद वो स्वॉर्ड और इन्वेंट्री दोनों को टेस्ट करता है। जैसे ही वो ओपन इन्वेंट्री कहता है, स्वॉर्ड अपने आप बाहर आ जाती है। ये देखकर एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि चार्ली ने एक बेहतरीन आइटम चुना है और मानता है कि उसे इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई। चार्ली वहीं नहीं रुकता, वो तुरंत एक और बड़ी परचेस करता है और पायरोमैंसी क्लोक खरीद लेता है। उसके बाद वो एक मैजिक इल्यूमिनेशन शील्ड भी खरीदता है, अपने 20,000 पॉइंट्स और उड़ाकर। इन आइटम्स को देखकर एडमिनिस्ट्रेटर को रियलाइज होता है कि उसका गेस बिल्कुल सही था। ये काफी अजीब है कि पुराना ट्यूटोरियल सिस्टम इस तरह से हिला दिया गया, पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि चार्ली ने वो गियर चुना जो नॉर्मली टावर के अपर फ्लोर्स पे यूज होता है। अब चार्ली उस क्लोक और शील्ड के साथ फुली गियर्ड अप था। फिर चार्ली को एक और चीज याद आती है और वो एक्सेलरेशन के लिए 4 आइस क्रिस्टल्स खरीदता है। हर एक की कीमत 5,000 पॉइंट्स थी, तो 20,000 पॉइंट्स और चले गए। उसके बाद वो एक आखिरी आइटम खरीदने का डिसाइड करता है, एक और सोर्ड। ये वेरी शार्प सोर्ड थी, सिंपल, अच्छी और सस्ती, सिर्फ 2,000 पॉइंट्स। एडमिनिस्ट्रेटर इस आखिरी चॉइस पर थोड़ा हैरान था। वो कहता है कि ये वेरी शार्प सोर्ड बेसिक जरूर है, पर डिपेंडेबल है। हालांकि चार्ली ने बाकी जो कुछ भी खरीदा उसके मुकाबले ये बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रही थी, क्योंकि बाकी सारे आइटम्स अब्सर्डली पावरफुल मैजिक गियर थे। चार्ली बस इतना कहता है कि उसने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि उसे ये पसंद आई, उसे ये क्यूट लगी। इस सारी धुआंधार शॉपिंग के बाद उसके 167,400 पॉइंट्स घटकर सिर्फ 5,400 पॉइंट्स रह गए। एडमिनिस्ट्रेटर मुस्कुराता है और कहता है कि इस इक्विपमेंट के साथ अब कोई चार्ली को चैलेंज नहीं कर पाएगा। ट्यूटोरियल पार्टिसिपेंट्स के पास इस क्लोक को भेदने की ताकत ही नहीं है। फिर वो एक वार्निंग देता है, ये सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ काम करता है। चार्ली थोड़ी हैरानी से रिएक्ट करता है। एक पोर्टल खुलता है और एडमिनिस्ट्रेटर उसके अंदर कदम रखता है। जाने से पहले वो कहता है कि वो फ्यूचर का बेसब्री से वेट कर रहा है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि चार्ली इन आइटम्स का यूज कैसे करता है। इसके बाद चार्ली उस ह्यूज लगभग खाली सिटी में अकेला रह जाता है। तभी उसे जमीन में वाइब्रेशन महसूस होती है और वो समझ जाता है कि शुरुआत हो चुकी है। वो ऊपर देखता है और टाइमर आखिरकार 0 पर हिट हो चुका था। अब नरक शुरू होगा। सिस्टम अनाउंस करता है कि तीसरा ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है। स्टॉप वॉच का डिस्प्ले टूट जाता है और ठीक उसके बाद सिस्टम चार्ली को बताता है कि वो ट्यूटोरियल फेल हो चुका है, इसलिए उसे खुद को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब उस सेक्टर का अनाहिलेशन शुरू हो रहा है। तुरंत अजीब एनर्जी और फ्लैशेस पूरी सिटी में हर डायरेक्शन से फटने लगते हैं। एरिया का पोर्टल क्लोज होने लगता है। पास ही में एक मॉन्स्टर पेयर अभी भी एक दूसरे के साथ बिजी था, जबकि पूरी दुनिया खत्म हो रही थी। चार्ली आसमान की तरफ देखता है और चुपचाप कहता है कि उसे आसमान को इतना लाल देखे काफी वक्त हो गया है। वो पहले ही जानता है कि यहाँ का मौसम बुरी तरह बदलने वाला है, इसलिए उसे खुशी है कि उस क्लोक को खरीदना वर्थ इट था, क्योंकि अब इस जगह पर तबाही मचने वाली है। वो उस पायरोमैंसी क्लोक के लिए स्पेशली थैंकफुल था, क्योंकि ये उसकी बॉडी को उस भयंकर हीट से बचाएगा।
टावर के अंदर एंटर करने के बाद भी उसे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग फायर डिफेंस हमेशा यूजफुल रहेगा। फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। चार्ली को कुछ महसूस नहीं होता, पर उसके आसपास बचे हुए लोग चीखने लगते हैं कि वहां बहुत गर्मी है और मदद की भीख मांगते हैं। गर्मी तेजी से बढ़ती है, 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री सेल्सियस। लोग रोते हैं कि वो मरना नहीं चाहते। उन चीखों से चार्ली हिसाब लगाता है कि इस जगह पर सिर्फ 3 लोग ही हैं जो 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी इसे झेल सकते हैं। वो उन आखिरी 3 लोगों को उस हीट वेव से भागने की कोशिश करते हुए स्पॉट करता है, जबकि वो खुद बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था, जैसे वो किसी ठंडी सुबह की हवा में आराम से खड़ा हो। उनमें से एक इंसान जो लगभग पिघल रहा था चार्ली को घूरता है और पूछता है कि उस पर इस गर्मी का असर क्यों नहीं हो रहा। चार्ली ये देखने के लिए थोड़ा करीब जाता है, पर तभी उन तीनों के ठीक नीचे से जमीन फट जाती है। एक जायंट फायर मॉथ जमीन फाड़कर बाहर निकलता है और उस पूरे एरिया का टेम्परेचर तुरंत 200 डिग्री सेल्सियस तक जंप कर जाता है। वो 3 लोग जिनकी हीट रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग थी, वो भी मदद के लिए चीखने लगते हैं जैसे ही उनके जिस्म जलकर राख होने लगते हैं और वो गिर जाते हैं। चार्ली जानता है कि अगर उसने ये गियर ना खरीदा होता तो वो भी बुरी तरह जल रहा होता। फिर असली एनाहिलेशन बॉस अपीयर होना शुरू होता है और पूरा एरिया 400 डिग्री सेल्सियस की आग के समुद्र में बदल जाता है। मलबों के ढेर के बीच हमें उस इंसान का हाथ दिखता है जो नरक में घसीट लिया गया था और अब एक इन्फर्नल स्कल बन चुका था जिसकी सिर्फ एक लाइफ बची थी। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये स्कल्स ट्रैश क्लास डीमंस हैं और हजारों की तादाद में वहां घूम रहे हैं। चार्ली रियलाइज करता है कि यहां उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डीमंस हैं। फिर भी वो जानता है कि ये ट्रैश मॉब्स असली खतरा नहीं है। आग की लपटों में देखते हुए वो उस आग से बात करना शुरू करता है। तो आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। वो फायर मॉथ चार्ली के सामने आता है और वो सोचता है कि इस क्रीचर को एनाहिलेशन क्यों कहा जाता है, इसका एक सॉलिड रीजन है। फिर सिस्टम उसे आइडेंटिफाई करता है। एक लो क्लास डीमन जिसका नाम सुरुत्रा है अपीयर हो चुका है। चार्ली मुस्कुराने लगता है। उस मैसिव क्रीचर के ठीक नीचे खड़ा होकर चार्ली और जोर से चिल्लाता है, तो आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। वो सुरुत्रा को घूरता है और एक कमीनी स्माइल देता है। ये वही बदला है जिसके लिए वो यहां आया था। उस डीमन को देखते हुए चार्ली को रैग्नारॉक का वक्त याद आता है जब सुरुत्रा एक पहाड़ जैसा विशाल था, पर यहाँ ट्यूटोरियल में वो सिर्फ एक घर के साइज का है। तो ये जगह इस तरह से चीजों को बैलेंस करती है। वो डीमन आग से बाहर निकलता है। उसकी पूरी बॉडी आग की लपटों में लिपटी हुई थी। सुरुत्रा बोलना शुरू करता है कि दुनिया बनाई ही जलने और तबाह होने के लिए जाती है, पर चार्ली उसे तुरंत टोक देता है। वो उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि वो इतना ड्रामेटिक क्यों बन रहा है जबकि वो सिर्फ एक कमीना है। फिर वो उसे अपनी बकवास बंद करके लड़ने को कहता है। तब जाकर वो डीमन असल में चार्ली की तरफ ध्यान से देखता है और उसकी आंखों को नोटिस करता है। सुरुत्रा कहता है कि ये आंखें पहचानी हुई लग रही हैं। फिर वो चार्ली से कहता है कि बस यही सोचते रहो कि क्या तुम इस जगह से जिंदा बाहर निकल पाओगे। उसके बाद डीमन जमीन पर एक स्पेल कास्ट करता है जिससे एक बड़ा सा पिलर निकलता है जिसके ऊपर एक थ्रोन था। वो वहां बैठ जाता है जबकि उसके स्कल सर्वेंट्स चार्ली पर झपट पड़ते हैं और वो बस ऊपर से देखता रहता है। चार्ली बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। वो पहले स्कल पर चार्ज करता है और उसे काटने के लिए रेडी हो जाता है। वो क्रीचर रिएक्ट तक नहीं कर पाता कि चार्ली पहले ही उस पर हावी था। वो इतना फास्ट था कि स्कल खुद को डिफेंड नहीं कर पाता और चार्ली उसके सिर को 2 हिस्सों में चीर देता है। पर उस स्कल की एक ट्रिक थी। वो बेसिकली एक क्रीपर था। जैसे ही वो मरता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दूर से डीमन हंसते हुए प्रोटैगनिस्ट को अनाड़ी बुलाता है। जो कोई भी जानता है कि क्रीपर क्या होता है उसे ये आते हुए पहले ही देख लेना चाहिए था। थोड़ी देर बाद आग की लपटें शांत होती हैं जिससे पूरा एरिया धुएं से भर जाता है। उस धुएं में से चार्ली आगे निकल कर आता है। अभी भी आग में जल रहा था पर जिंदा था। उसके पायरोमैंसी क्लोक ने ब्लास्ट की आग को पूरी तरह ब्लॉक कर लिया था। सुरुत्रा तुरंत नोटिस करता है कि वो क्लोक ऑर्डिनरी नहीं है और अब उसने एक्स्ट्रा फायर रेजिस्टेंस भी गेन कर ली है। चार्ली ऊपर देखता है और कहता है, जाहिर सी बात है ये स्पेशल है, ये शॉप से आया है। अगर मेरे पास पॉइंट्स हैं और शॉप ब्रोकन आइटम्स बेच रही है तो मैं वो सब खरीदूंगा जो मैं खरीद सकता हूं। फिर वो ऐड करता है कि उसने ये सब तैयारी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं की। वो थ्रोन पर बैठे डीमन की तरफ इशारा करता है और चिल्लाता है कि वो यहां उसे मारने आया है। सुरुत्रा मुस्कुराता है और उन बातों को बोल्ड और बेवकूफी भरा बुलाता है। वो कहता है कि चार्ली को खुद को किस्मत वाला समझना चाहिए क्योंकि आज तक किसी इंसान ने उसका चेहरा नहीं देखा था। चार्ली उसकी इस भाषणबाजी से पक चुका था। वो डीमन से उस कुर्सी से उतरने और एक मर्द की तरह लड़ने को कहता है, पर सुरुत्रा बस इतना कहता है कि उसे पहले और ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर वो और स्कल्स भेज देता है। ये देखकर चार्ली और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो मंकीज आइज एक्टिवेट करता है। उस पावर के ऑन होते ही वो सीधा उस भीड़ के ठीक बीच में छलांग लगाता है ताकि उन सबसे एक साथ निपट सके। क्रेजी स्पीड पर चार्ली अपने सामने आने वाली हर चीज को फाड़ना शुरू करता है। सिस्टम लगातार लेवल अप अनाउंस करता रहता है पर वो अपनी स्पीड कम नहीं करता। वो एक के बाद एक स्कल को इतनी आसानी से काट रहा था कि ये लगभग बहुत सिंपल लग रहा था, पर इतनी तेजी से मूव करना एक और प्रॉब्लम पैदा करता है। स्कल्स को तुरंत एक्सप्लोड होने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो आग की एक मैसिव वेव उसके पीछे भागी चली आ रही थी। उसके पीछे धमाकों की एक लंबी चेन छूट पड़ती है जो एरिया की हर चीज को तबाह कर रही थी। खतरा देखकर प्रोटैगनिस्ट अपनी मैजिक इल्यूमिनेशन शील्ड आगे कर देता है। वो उन लगातार होते धमाकों को रोक तो लेता है पर उसमें क्रैक्स पड़नी शुरू हो जाती हैं। चार्ली उन क्रैक्स को इग्नोर करता है और वापस स्कल्स पर रश करता है। हर स्लैश पर एक किल और हर किल के साथ उसके चेहरे पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये कोई क्रीपर नहीं, बस एक एक्सप्लोसिव स्कल था। पूरी जगह 600 डिग्री पर जल रही थी और आग में लिपटा चार्ली दोबारा लेवल अप होता है और ज्यादा स्कल्स को ढेर करने के बाद उसके कई स्टैट्स में एक और बूस्ट मिलता है और वो अपनी बॉडी को और स्ट्रांग होता महसूस करता है। फिर भी लगातार 2 घंटे लड़ने के बाद उस जगह की गर्मी आखिरकार उस पर असर डालने लगती है। अपनी रेजिस्टेंस के बावजूद चार्ली अपनी बॉडी के अंदर हीट बढ़ती हुई महसूस कर सकता था।
उसे रियलाइज होता है कि उसका करंट प्लान खराब है। हर एक स्कल उसके मारते ही फट जाता है। डैमेज बहुत बड़ा नहीं है, पर वो इन धमाकों से पूरी तरह बच नहीं सकता। तो हर अटैक का मतलब है फेस पर एक और धमाका। वो सोचने के लिए रुकता है, शायद माना एक्सप्लोजन उन्हें दूर से ही मिटा दे, पर स्कल्स तो लगातार स्पॉन होते रहेंगे। तो वो प्लान उसकी सारी एनर्जी निचोड़ लेगा और प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होगी। फिर वो अपनी शील्ड चेक करता है और देखता है कि वो लगभग टूटने ही वाली है। ये सेंस बनाता है, आखिरकार इस शील्ड ने पहले ही 1000 से ज्यादा एक्सप्लोजन्स झेले हैं। इसलिए चार्ली डिसाइड करता है कि वक्त आ गया है। वो एक एब्सोल्यूट 5th सीरीज स्किल यूज करता है, एब्सोल्यूट इंपैक्ट। फिर वो ऊपर डीमन की तरफ देखता है और उसे बुरी तरह टॉन्ट करता है। वो नीचे से चिल्लाता है, कहता है कि यहाँ सिर्फ कमजोर भरे पड़े हैं और सिर्फ इकलौते ताकतवर को नीचे आकर लड़ने को कहता है। अपनी फ्लेमिंग सोर्ड को और कस के पकड़ते हुए डीमन मानता है कि उसे क्यूरियोसिटी हो रही है। चार्ली जो आइटम्स यूज कर रहा था वो नॉर्मल से काफी अलग थे और वो जानना चाहता था कि उसे ट्यूटोरियल में ये मिले कहां से। चार्ली बस उसे घूरता है और तभी डीमन के ठीक सामने एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो आसपास की हर चीज में एक शॉकवेव भेज देता है। वो टॉन्ट काम कर गया। सुरुत्रा ने वो चारा निगल लिया था। चार्ली दोबारा उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि किसी ऐसे इंसान पर अपनी पूरी ताकत लगाना जो अभी ट्यूटोरियल में है, ये सच में एक पैथेटिक हरकत है। पर डीमन कोल्डली कहता है, ये सिर्फ नाइलाकों को मिटाने का एक पर्ज है। फिर वो अपनी विशाल फ्लेमिंग स्वॉर्ड प्रोटैगनिस्ट की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, चार्ली अलग है, उसमें टावर चढ़ने और एक रैंकर बनने का पूरा दम है। अब थोड़ा क्यूरियस होकर सुरुत्रा पूछता है कि चार्ली ने अपने एसेंसेस अपने पार्टनर्स को क्यों दे दिए, जबकि उसके पास अकेले ढेर सारे जमा करने की ताकत थी। चार्ली कैजुअली अपना काम खुजाता है और उसे दोबारा याद दिलाता है वो यहाँ उसे हंट करने आया था, एक लो रैंक डीमन को। सुरुत्रा इस बात पर जोर से हंसता है और पूछता है कि क्या चार्ली सच में ये सोच रहा है कि वो उसे हरा देगा। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं बस उसे कुचल दूंगा। इसके साथ ही वो बॉस अपनी फ्लेमिंग सोर्ड को एक भारी स्ट्राइक के लिए ऊपर उठाता है। चार्ली अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, वो वहीं खड़ा रहता है और उस अटैक को झेलने के लिए खुद को तैयार करता है। वो अपने अंदर उस धड़कती हुई ब्लेजिंग पावर को बढ़ता महसूस कर रहा था। वो जायंट सोर्ड सीधा चार्ली पर आकर गिरती है। चार्ली अपनी शील्ड से ब्लॉक करता है और उसे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि वो इस बॉस को हरा सकता है, पर उसकी शील्ड ने पहले ही हजारों धमाके झेले थे और ये आखिरी अटैक उसके बर्दाश्त से बाहर था। दबाव में आकर उसमें टूटने के साफ निशान दिखने लगते हैं। फिर आखिरकार शील्ड टूट जाती है और चार्ली बॉस की विशाल फ्लेमिंग सोर्ड के ठीक सामने खुला रह जाता है। ठीक उसी वक्त बॉस अपनी सोर्ड में और ज्यादा पावर डालता है, जिससे आग का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। उसी पल उसे एक मेमोरी याद आती है जब सन वुकोंग ने उससे पूछा था कि क्या वो जानना चाहता है कि उसे वो आंखें कैसे मिली थी। मेमोरी कंटिन्यू होती है। सन वुकोंग एक्सप्लेन करता है कि उन आंखों को पाने का एक स्पेशल तरीका था और कहता है कि एक बार वो खुद भी 3rd ट्यूटोरियल में फेल हो गया था। वो कहता है कि वो वहां के उन छोटे क्रीचर्स को हरा सकता था, पर कुछ चीजें गलत हो गई थीं। वो ये नहीं बताता कि असल में क्या हुआ था और चार्ली उस पर जोर डालता है। सन वुकोंग बताने से मना कर देता है, कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो है जो उसके बाद आया। फिर वो चार्ली से पूछता है कि क्या उसे पता है कि तीसरे ट्यूटोरियल में फेल होने वालों के लिए किस तरह का अनाहिलेशन आता था। चार्ली कहता है नहीं, उसे बस इतना पता है कि वो वक्त गुजर चुका है। सन वुकोंग उसे ध्यान से सुनने को कहता है, क्योंकि आगे के स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं अगर वो उसकी सबसे बेस्ट स्किल हासिल करना चाहता है। चार्ली पूछता है कि क्या वो उन आंखों के बारे में बात कर रहा है और सन वुकोंग हाँ कहता है। वो आंखें ही उसकी ग्रेटेस्ट स्किल है। वापस प्रेजेंट में वो जायंट डीमन उस तबाह हुई जमीन को घूरता है, पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चार्ली ने उस अटैक को डॉज क्यों नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद जानबूझकर वो हिट अपने ऊपर लिया हो। तभी मलबा हिलने लगता है और उसमें से हीट की एक वेव बाहर आने लगती है। सुरुत्रा को लगा था कि उसने प्रोटैगनिस्ट को मार दिया है, पर चार्ली उस मलबे से बाहर निकलता है और एक बार फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो थोड़ा हिला हुआ लग रहा था और उसके अंदर से एक गर्म ऑरा निकल रहा था। वो सुरुत्रा से कहता है कि उसे सच में लगा था कि वो इस गर्मी से मरने वाला था। ठीक उसी वक्त चार्ली उस मॉन्स्टर सन वुकोंग के बारे में सोचता है। उससे सैकड़ों बार लड़ने के बाद वो सिर्फ कुछ ही बार जीत पाया था और उसने एक बात साफ कर दी थी। सन वुकोंग के इतने इंसेनली स्ट्रांग होने के कुछ रियल रीजंस थे। पहला रीजन था रुई जिंगुबांग, वो सेलेस्टियल स्टाफ जो वो अपने साथ रखता है, जो बिना किसी लिमिट के बड़ा हो सकता है। चार्ली को वुकोंग का फ्लाइंग नंबर्स भी याद आता है, एक ऐसा बादल जो बिजली फायर करने और अनबिलीवेबल स्पीड पर स्पेस क्रॉस करने के काबिल था। वो और सोचता है, वुकोंग की एक और सबसे बड़ी ताकत उसकी वो एंडलेस आर्केन पावर थी जो उसने सेलेस्टियल रियल्म के खजाने इमॉर्टैलिटी पीचेस खाकर हासिल की थी। पर इन सब के बावजूद उससे हरा पाना इतना मुश्किल क्यों था? इसका सबसे बड़ा रीजन कुछ और था। चार्ली की आंखें अचानक चमकने लगती हैं और सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने मंकीज आइज की सीक्रेट कंडीशन पूरी कर ली है। अब वो आंखें इवॉल्व होना शुरू होती हैं, वो ग्रे आइज में बदल जाती हैं। ये आंखें सच में ब्रोकन हैं। ये अच्छे और बुरे और सच और झूठ में फर्क कर सकती हैं और जैसे जैसे इनकी मास्टरी बढ़ती है ये और भी स्ट्रांग होती जाती हैं। ऊपर से ये उसके सेंसेस को बूस्ट करती हैं, उसे फायर रेजिस्टेंस देती हैं और दुश्मन अगला स्ट्राइक कहां करेगा ये प्रिडिक्ट करने की ताकत देती हैं। फिर सिस्टम उसे बताता है कि प्रोटैगनिस्ट ने आखिरकार ग्रे आइज हासिल कर ली है। चार्ली एक गहरी सांस छोड़ता है। वो बच गया था, पर उस गियर के होने के बावजूद गर्मी ऐसी लग रही थी जैसे वो उसे जिंदा जला देगी। ये बात उसे एक बार फिर सन वुकोंग के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। वुकोंग ने इन सबको बिना किसी इक्विपमेंट के सहा था। चार्ली इस बात को मानता है कि वुकोंग की बॉडी बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। सुरुत्रा कुछ बदलाव नोटिस करता है और उसकी तरफ घूरता है। तुम्हारी आंखें, इनको क्या हुआ? चार्ली जवाब नहीं देता। वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है, एक आइस क्रिस्टल निकालता है और स्वॉर्ड ऑफ द एयर स्टील निकालता है और अपने मन ही मन मानता है कि वो मंकी सच में रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। जो कोई भी बिना किसी गियर के इस डीमन की गर्मी झेल सकता है वो सच में दूसरे ही लेवल पर है। वो सुरुत्रा को थैंक यू कहता है कि उसने ये आंखें पाने में उसकी मदद की,
फिर अपना स्टांस लोअर करता है और उस डीमन से कहता है कि उसका सेटअप पूरा हो चुका है, अब वक्त आ गया है। डीमन उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो बहुत पैथेटिक लग रहा है और पूछता है कि ऐसी खराब हालत में कोई इंसान आखिर कर ही क्या लेगा। चार्ली उसे हल्के में लेते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर वो एक साथ 2 आइस क्रिस्टल्स को क्रश करता है। तुरंत उसकी बॉडी का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है। सुरुत्रा हैरानी से देखता है कि प्रोटैगनिस्ट की बॉडी में फैल रही जलन अब कैंसिल आउट होने लगी थी। साथ ही प्रोटैगनिस्ट को एक और बूस्ट मिलता है। अब उसकी आर्केन पावर में आइस ऐड हो चुकी है। एक पल पहले वो बस उस जायंट के हिट्स खा रहा था, अब आइस क्रिस्टल्स के बाद उसके आसपास की गर्मी कम हो जाती है और चार्ली अपने पैर जमाकर पलटवार करने के लिए तैयार हो जाता है। सच तो यह था कि उसकी बॉडी जम रही थी, इसलिए वो शांत खड़ा नहीं रह सकता था। वो आग के बीच से आगे की तरफ रश करता है। वो जायंट प्रोटैगनिस्ट पर अपनी सोर्ड चलाता है। चार्ली रियलाइज करता है कि सुरुत्रा शायद समझ चुका है कि इसका क्या मतलब है। उसकी आइस से कवर हुई बॉडी उस डीमन की आग का ठीक ऑपोजिट है। सुरुत्रा का विशाल ब्लेड चार्ली पर गिरता है, पर वो उसे ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। उन 2 ऑपोजिट एलिमेंट्स के टकराने से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। उसका पायरोमैंसी मैंटल सुरुत्रा के अनाइलेशन फ्लेम्स को झेल लेता है और उसकी फायर रेजिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और बात यही नहीं रुकती, मंकीज इवॉल्व्ड ग्रे आइज भी उन अनाइलेशन फ्लेम्स को बर्दाश्त कर लेती हैं। यहां तक कि सुरुत्रा की आग उन आंखों द्वारा अब्सॉर्ब होने लगती है और प्रोटैगनिस्ट की बॉडी का टेम्परेचर दोबारा तेजी से गिरता है। अब वो उस जलने वाले असर को पूरी तरह रेजिस्ट कर सकता है। वो जायंट सोर्ड जिसने पहले उसकी लगभग जान ले ली थी, अब उसे उतनी जोर से हिट नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास गर्मी को अब्सॉर्ब करने के लिए 2 ब्रोकन एबिलिटीज हैं। सुरुत्रा समझ जाता है कि ये फाइट नॉर्मल नहीं है। चार्ली उसे रेजिस्ट कर रहा था और यहां तक कि अपने ऑपोजिट एलिमेंट से उसे पीछे धकेल रहा था। फिर चार्ली उस टकराव में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और जायंट की सोर्ड को दूर झटक देता है और अपना आइस ऑरा पूरे एरिया में फैला देता है। वो इस ओपनिंग को वेस्ट नहीं करता। चार्ली छलांग लगाकर जायंट के ऊपर जाता है और उसकी पसलियों पर सोर्ड चला देता है। पहली बार उस डीमन को असल में दर्द महसूस होता है। गुस्से में पागल वो दहाड़ता है कि एक मामूली इंसान को ऐसा करने का कोई हक नहीं है और कसम खाता है कि वो उसे जान से मार देगा, पर चार्ली उस पर लॉक रहता है। तब जबकि उसने साबित कर दिया था कि वो उस आग वाले डीमन को काट सकता है, उसे पता था कि वो उसे मार भी सकता है। सुरुत्रा बेवकूफ नहीं था। जब क्लोज कॉम्बैट फेल होने लगती है तो वो पीछे हटता है और पावरफुल फायर मैजिक कास्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही चार्ली ये देखता है वो समझ जाता है कि ये बुरा है। वो चाहे जो हो जाए ये हिट नहीं खा सकता। फाइट के शुरुआत से ही उसने अपनी ग्रे आइज कभी बंद नहीं की थी। अब वो आंखें उसे दिखाती हैं कि हर एक फायरबॉल कहां से गुजरेगा। हर एक फायरबॉल में जानलेवा पावर भरी हुई थी। सुरुत्रा उन्हें इस उम्मीद में लॉन्च करता है कि इनका ब्लास्ट प्रोटैगनिस्ट को हमेशा के लिए मिटा देगा। 2 सेकंड बाद स्वॉर्ड ऑफ द एयर स्टील से एक फ्रीजिंग ऑरा निकलने लगता है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराने लगता है। उसे नहीं पता था कि इस सबसे जिंदा बचना पॉसिबल भी है, पर जो आइटम्स वो यूज कर रहा था वो सीरियसली ओवरपावर्ड थे। अभी भी आग से घिरे हुए चार्ली 2 और आइस क्रिस्टल्स यूज करता है, फिर पता नहीं कैसे एक और निकालता है और उसे भी कंज्यूम लेता है। अपनी एक्सेलरेटेड थिंकिंग के बावजूद वो जानता है कि उसकी बॉडी उस फ्रीजिंग ऑरा को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएगी। इस बीच वो जायंट डीमन प्रोटैगनिस्ट को काटने के लिए तैयार हो जाता है। चार्ली समझ जाता है कि उसे इसे जल्दी खत्म करना होगा। इस बार सुरुत्रा के अटैक को ब्लॉक करने के बजाय वो डॉज करता है और एक काउंटर अटैक सेटअप करता है। अब वो अपना पूरा जोर लगा देता है। वो माना बचाने की फिक्र छोड़ देता है, अपना वेपन स्विच करता है, अपनी बेसिक आर्केन सोर्ड निकालता है और उसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्केन पावर भर देता है। एक ही बार से वो उस जायंट का एक पैर काट देता है। सुरुत्रा जिसे इससे पहले कभी घाव नहीं लगा था, दर्द के मारे अपने घुटनों पर गिर जाता है। पहली बार वो असली दर्द महसूस करता है। प्रोटैगनिस्ट को नफरत से घूरता है और थूकते हुए कहता है तुम, पर प्रोटैगनिस्ट रुकता नहीं है। जैसे जैसे वो अटैक करता रहता है, जायंट को रियलाइज होता है कि चार्ली ने उस पर पहले ही एक स्पेल कास्ट कर दिया था, एक माना एक्सप्लोजन। अपने पैर के बिना वहां से हट न पाने के कारण वो जायंट उस माना ब्लास्ट को ठीक अपने मुंह पर खाता है। उसके लिए ये पूरी तरह से एक ह्यूमिलिएशन थी। उस हैवी डैमेज की वजह से उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। चार्ली इसे एंजॉय करने के लिए रुकता नहीं है। बैटल प्रेडिक्शंस अभी भी एक्टिव थे, इसलिए वो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो सीधे उस बॉस की पीठ पर कूद जाता है। एक पैर खोने और मुंह पर ब्लास्ट खाने के बाद बॉस को संभालने का वक्त भी नहीं मिलता। प्रोटैगनिस्ट पहले ही एक बैक अटैक के लिए मूव कर चुका था, अपने हाथ को उस फायर डीमन पर दबाते हुए। दर्द में उस डीमन को रियलाइज होता है कि चार्ली उसकी पीठ पर है। ये बात उसे और गुस्सा दिला देती है। उसके लिए ये बस एक बच्चा था जिसने अभी तक टावर की चढ़ाई भी शुरू नहीं की थी, इसलिए वो कुछ बड़ा करने का डिसाइड करता है। सुरुत्रा अपनी बॉडी की हीट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, इसे एक इंसेन 6000 डिग्री सेल्सियस तक पुश कर देता है। आग की लपटें ओवरवेलमिंग होने लगती हैं और प्रोटैगनिस्ट को यह महसूस होने लगता है। फिर भी उसका आइस एट्रीब्यूट उसे रेजिस्ट करता है और पायरोमैंसी मैंटल उन अनाइलेशन फ्लेम्स से लड़ता रहता है। चार्ली को रियलाइज होता है कि उसने इस आग के खिलाफ अपना सब कुछ झोंक दिया है, पर गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। डीमन उस हीट को और ऊपर पुश करता है, 7000, 8000 और आखिरकार 10000 डिग्री सेल्सियस। तब तक चार्ली को बर्दाश्त न होने वाला दर्द महसूस होता है और उसकी स्किन फटने लगती है। सुरुत्रा की अनाइलेशन फ्लेम्स के आगे आखिरकार उसकी रेजिस्टेंस फेल होने लगती है और प्रोटैगनिस्ट जलने लगता है। उसे बर्न लेवल 1 फुट लगता है, फिर ये तेजी से जंप करके लेवल 3 पर पहुंच जाता है। पर बॉस से वो डायरेक्ट हिट खाने के बाद प्रोटैगनिस्ट की फायर रेजिस्टेंस 1 पॉइंट बढ़ जाती है। अब जाकर उस आग ने पूरी ताकत से उस पर असर किया था। तब भी चार्ली हार नहीं मानता। स्वॉर्ड ऑफ द एयर स्टील को पकड़े हुए वो अपना आखिरी वार करने के लिए उसमें आर्केन पावर भर देता है। उस इंसेन गर्मी में 15000 डिग्री सेल्सियस, जो लगभग सूरज की सतह के बराबर था, वो चिल्लाता है कि वो ही जीतेगा। वो जायंट डीमन उसे रोकने की कोशिश करता है, उससे रोकने को कहता है, पर चार्ली उसे अपनी बात पूरी नहीं करने देता। वो अपनी फ्रीजिंग ब्लेड उस बॉस की गर्दन में उतार देता है।
वो डीमन मुंह के बल गिरता है और चार्ली उस स्वॉर्ड को वहीं गढ़ा हुआ छोड़ देता है। आग और बर्फ बॉडी के अंदर आपस में टकराते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस स्ट्राइक के बाद वो स्वॉर्ड टेम्परेचर में आए इतने बड़े बदलाव को झेल नहीं पाती और टूटने लगती है, और वो बॉस भी इसे झेल नहीं पाता। उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा आइस पावर भर चुकी थी। सिस्टम अनाउंस करता है कि चार्ली ने ट्यूटोरियल के अनाहिलेशन को हरा दिया है। अभी भी कांपते हुए प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है। आखिरकार उसने उस डीमन को मार दिया था। ठीक उसी वक्त स्वॉर्ड ऑफ द एयर स्टील चूर चूर हो जाती है और उसके हाथ से गायब हो जाती है। फिर सिस्टम अनाउंस करता है कि वो लेवल अप हो गया है। चार्ली जीत की खुशी में चिल्लाता है। उसने सच में कर दिखाया। उसने सुरुत्रा को हरा दिया, जो जायंट फायर एलिमेंटल डीमन का 166 बेटा था। वो ऊपर देखता है और उन गॉड्स और डिवाइन बीइंग्स को याद करता है जो टावर की आखिरी लड़ाई में उसके साथ खड़े थे। ये सब इंसेन लग रहा था, पर ये एक लंबे सफर की सिर्फ शुरुआत थी। सिस्टम चलते रहता है, एक और लेवल अप अनाउंस करता है और फिर एक और। चार्ली अभी से समझ सकता है कि ये सफर बेहद ब्रूटल होने वाला है, पर वो आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद सिस्टम कहता है कि उसने कुछ नामुमकिन हासिल किया है, क्योंकि उसने एक इम्पॉसिबल टास्क पूरा किया है। रिवॉर्ड कैलकुलेशन में थोड़ा और टाइम लगेगा,